चलिए देखिए, कारक आपका जो है, पहला प्रश्न तो आपके जो कारक से आता है, कारक क्या चीज है, इसका संबंध किससे है। तो इसके बारे में आप ये जानिएगा कि कारक का संबंध सीधे क्रिया से होता है। परीक्षा में कई बार प्रश्न सीधे पूछा हुआ है, कारक का संबंध है या कारक किसके साथ जुड़ाव रखता है। तो कारक का संबंध किससे होता है, क्रिया से होता है। कारणम जनकर्तुम क्रिया करके एक सूत्र है, मतलब कारण का कारक का जन्म किससे होता है, क्रिया से होता है। कारक का जनक कौन है, क्रिया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सूत्र, यहाँ पे एक है, इसको देखिए ध्यान से। लिखा हुआ है क्रियान्वयपी कारकम, मतलब जिसका अन्वय क्रिया के साथ हो, जिसका संबंध क्रिया के साथ हो, वही कारक आपका है। और हिंदी में भी प्रश्न सीधे आते हैं यहाँ से हैं, मतलब कारक क्या है, कारक का संबंध किससे है। संस्कृत में भी सीधे प्रश्न आपके आते हैं। अगला प्रश्न जो यहाँ से बनता है कि कितने कारक होते हैं संस्कृत, बता दीजिए। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है, ये बता दें। अभी आप ही अकेले जुड़े हुए हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। संस्कृत में कारकों की संख्या आपकी 6 है। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है, 6। अभी कोई ज्वाइन नहीं किया है। कारकों की संख्या संस्कृत में मात्र 6 है। और हिंदी में बता दीजिए, हिंदी में कारक कितने होते हैं। जो प्रश्न आपके नॉर्मली परीक्षा में पूछे जाते हैं, हिंदी में कारक कितने होते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, 8 है। संस्कृत में आपके 6 हैं। अंग्रेजी में बताइए कितने कारक हैं अंग्रेजी में। हाउ टाइप ऑफ काजेज इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में 3 काजेज हैं। इंग्लिश में जो है 3 कारक आपके होते हैं। इंग्लिश में 3 कारक हैं, संस्कृत में आपके जो है 6 कारक हैं, और आपके हिंदी में 8 कारक हैं। इस तरह से जो है तीनों भाषाएं जो मुख्य रूप से पढ़नी आपको है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, तीनों में कारकों की संख्या आपकी जो है अलग अलग है। चलिए आ जाइए आगे। यहाँ देखिए एक साफ साफ चीज यहाँ लिखा हुआ है, व्याख्या। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। क्या हो, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कारक आपका जो यहाँ पे है साफ साफ लिखा हुआ है, इसका संबंध क्रिया से होता है, उसी को कारक कहते हैं। इसीलिए संस्कृत में जो है कि 2 कारक आपके अंतिम जो है, 2 कारक आपके हैं। कौन कौन से, आपका संबंध कारक और आपका जो है संबोधन। इन दोनों की गणना कारकों में नहीं होती है, जबकि हिंदी में गणना होती है, संस्कृत में नहीं होती है। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए संस्कृत कारकों को लिखा है इसमें, यहाँ पे संस्कृत में कारक कौन कौन से यहाँ पे लिखा हुआ है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इसमें 2 कारक आपको नहीं दिख रहे होंगे, एक संबंध कारक यहाँ नहीं दिख रहा होगा, और अंतिम में एक कारक आपका आता है अधिकरण, क्या नाम, अपादान आता है। नहीं अपादान नहीं, अधिकरण कारक आता है। नहीं गलत हो रहा है, संबोधन नाम उसका है। तो देखिए इसमें एक खष्टी वाला जो संबंध कारक है वह नहीं यहाँ पे है, और एक अंतिम वाला आपका जिसको हम संबोधन कहते हैं, वो 2 कारक यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। तो वही 2 कारक जो है आपके क्रिया के साथ सीधे संबंध कायम नहीं करते, सिर्फ कारकों की संख्या, कारकों की गणना उनकी नहीं होती है। और जानिएगा कि जो संबोधन होता है, संबोधन में विभक्ति जो होती प्रथमा ही लगती है। संबोधने प्रथमा, संबोधन में प्रथमा का प्रयोग होता है। चलिए जुड़ चुके हैं। और अगला देखिए यहाँ पे आवाज मेरी मिल रही है आप लोगों को ना, कोई समस्या तो नहीं है आवाज मिलने में। तो इस तरह से जो कारक आपके, पुनः एक बार सुन लीजिए, कारक का संबंध सीधे क्रिया से होता है। संस्कृत में आपके 6 कारक होते हैं, हिंदी में कारकों की संख्या है, संस्कृत में नहीं इंग्लिश में कारकों की संख्या आपके 3 है। तो जिसमें भी कारक पूछ ले आपसे कारकों की संख्या को लेकर के, चाहे हिंदी में पूछे, चाहे संस्कृत में पूछे, चाहे अंग्रेजी में पूछे, तीनों में जवाब आपको मिलना चाहिए। बता दीजिए भाई आप लोग, हिंदी में कारक कितने हैं, कोई बोल दे। 8। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। संस्कृत बता दीजिए, संस्कृत में कितने हैं, 6। अंग्रेजी में कितने हैं, 4। इंग्लिश में कितने हैं, तो 4 है ना। इंग्लिश में 3 आपके, इंग्लिश में 3 ओके। केस है, ऑब्जेक्टिव केस कौन, है, और फिर से बताइए सर, आवाज नहीं आई, फिर से बता दी। नहीं इंग्लिश में भाई केस है,
नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और एक केस और चलता है, इंग्लिश वाला थोड़ा सा दुविधा में हो सकता है। क्या 3 केस इंग्लिश में आपके भी? 3 केस ही इंग्लिश में है। इंग्लिश में 3 केस है। एक केस का नाम मुझे सही से नहीं याद है कौन सा केस है वो। और एक देखिए उसमें होता है पॉजेसिव केस होता है। पॉजेसिव केस, पॉजेसिव माने आपका जो समय, जैसे ही सेल्फ बाई सेल्फ इस तरह लगता है, जहाँ पे वो पॉजेसिव केस में होता है। जैसे ही का ही बनता है, इस तरह बनता है, जो उसको पॉजेसिव केस कहते हैं। तो आपके नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस 3 इंग्लिश में बनते हैं आपके। और हिंदी में आप जानते ही हैं, कर्ता, कर्म, अधिकरण, संप्रदान, मतलब इसमें दो जो नहीं आपका है, दो का मतलब है एक संबंध नहीं यहाँ पे है, और एक आपका जो है संबोधन नहीं है। दो इसमें नहीं संस्कृत में दिख रहा है यहाँ पे, वो भी आपको देखिए नीचे लिखा हुआ है, संबंध और संबोधन कारक नहीं है। देखिए नीचे दो आपके जो बचे थे यहाँ से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण के अलावा संबंध और संबोधन, ये दो कारक जो आपके हैं संस्कृत में गणना इनकी नहीं होती है। कारण क्या है इसका, बता दे कोई हमको, कारण क्या है? ये विभक्ति है, क्या बात लिखा है, है सर। इनकी गणना क्यों हुई, हम बताइए, इनकी गणना आखिर कारकों में क्यों नहीं होती है? इसके पीछे साफ साफ कारण है कि संबंध का और संबोधन का डायरेक्ट क्रिया से संबंध नहीं होता है। देखिए जैसे राम का भाई श्याम, काकी के नाने ने जो विभक्ति है, जो चिन्ह लगते हैं, तो यहाँ पे राम का संबंध डायरेक्ट क्रिया से नहीं होता, राम के भाई का संबंध सीधे क्रिया से होता है, इसलिए जो संबंध को हटाया जाता है यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे अगला चीज सूत्र लिखा है यहाँ पे, संख्या कारक बोधनी विभक्ति। एक चीज और यह जानिएगा, अब बताइए कितने विभक्ति होती है संस्कृत में? कारक से विभक्ति बनती है, कोई बता दे कितनी विभक्ति होती है संस्कृत में? परीक्षा में सीधे प्रश्न इसी तरह से आपके आते हैं, पूछेगा संस्कृत में विभक्तियों की संख्या कितनी है? तो इसमें जानिएगा विभक्ति संख्या यहाँ पे 7 है, कारक की संख्या 6 है, विभक्ति की संख्या कितनी है? 7 है। इसमें होता क्या है, अंतिम का जो संबोधन कारक होता है वो प्रथमा में ही प्रयुक्त होता है, संबोधन है प्रथमा च, सूत्र है संबोधन का प्रयोग किसमें होता है? प्रथमा में। विभक्ति जो होती है संबोधन वाली वो कट जाती है, और खष्टी का प्रयोग संबोधन विभक्ति में होता है। तो इस तरह परीक्षा में प्रश्न आपके पूछता है सीधे। चलिए आ जाइए, हुआ है जो कारक और वचन विशेष का बोध कराए उसे विभक्त कहते हैं। जो कारक और वचन विशेष का बोध कराए उसे विभक्त कहते हैं। मतलब क्या होता है विभक्ति में, क्या होता है इस विभक्ति में? एक वचन, दो वचन और बहुवचन। संस्कृत में अगर पढ़ेंगे, विभक्त पढ़ेंगे आप जो है, जैसे राम का जो रूप चलता है, राम है, रामौ रामा। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को ना? भाई ऐसा तो नहीं मेरी आवाज नहीं मिल रही हो? कोई बोल दे भाई मेरी आवाज मिल रही कि नहीं? मिल रही है। मिल रही मेरी आवाज, चलिए ठीक है। देखिए इसमें मुख्य रूप से बताना मैं ये चाह रहा था, इसे आपका जो विभक्ति होता है, विभक्ति में मुख्य रूप से किसका बोध होता है? वचन विशेष का और कारक, और वचन और विशेष का बोध होता है। जैसे मान लीजिए कि राम का रूप चलाना आपको है, तो राम के जो है रूप चलते हैं 7, उसमें 8 विभक्तियां होते हैं और उसमें 3 वचन होते हैं। तो जो विभक्त से क्या ज्ञान हमको, तो विभक्त से हमको जो है वचन का और हमें जो है कारक का ज्ञान होता है। जैसे राम का अगर मान लीजिए परीक्षा में पूछ ही ले भाई वचन कितने होते हैं, किसी को पता है? बताए कोई, कितने वचन संस्कृत में कितने वचन होते हैं? वचनों की संख्या कितनी है? और पुरुष की संख्या बता दीजिए कितनी है, कोई बता दे। संस्कृत में वचन वचन कितने होते हैं? हाँ बताइए। संस्कृत में 3 वचन 3 और पुरुष। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा बताइए, राम शब्द जो है किस पुरुष में आएगा? राम शब्द, मैंने ऑप्शन दिया आपको, राम, राम किस में आएगा, किस पुरुष में आएगा? पुरुष, प्रथम एक पुरुष वचन, में। और तुम, एक वचन। हाँ तुम किस में आएगा? तुम किस में आएगा? एक वचन। हाँ मध्यम पुरुष एक वचन। और अहम किस में आएगा? अहम, अहम, चलिए आपका उत्तम पुरुष एक वचन में आएगा।
एक चीज याद रखिएगा, इसे सतौते, मान लीजिए वह का हमने दे दिया, सातौते, मान लीजिए हमने वह का दिया तो प्रथम पुरुष एक वचन आपका है। अगर हमने स कहा माने वह कहा, अगर हमने यहाँ पे जो है कि तुम दे दिया, हमने आपके मध्यम पुरुष दिया आपका, तो तम युवाम यूयम, और पुनः हमने आपको आपका उत्तम पुरुष दिया तो अहम आवाम वयम। तो अहम जो एक वचन है, आवाम दो वचन है, वयम जो आपका बहुवचन है। तो इस तरह क्या होता है कि आपके विभक्त जो होते हैं, जो विभक्त कारण दिखे, तीन चीज लिखा इसमें है, कारक, वचन और पुरुष का, पुरुष जगह विशेष लिख दिया यहाँ पे, पुरुष की जगह पे हम विशेष लगा दिया यहाँ पे, पुरुष का बोध होता है। मतलब आपके जो है कि कारक विभक्त से जो है कारक है, ये जानना आपको चाहिए विभक्त से क्या क्या बोध कराता है। आगे जैसे कि यहाँ लिखा विभक्त के प्रकार कितने आपके होते हैं, कितने प्रकार विभक्तियां होती है, जैसे यहाँ लिखा 7 है। परीक्षा में कई बार सीधे प्रश्न पूछता है कि संस्कृत में विभक्तियां कितनी हैं, इसका जवाब क्या देंगे आप, 7 देंगे। हिंदी में बताओ कितनी विभक्तियां, हिंदी में कितनी विभक्तियां होती हैं, हिंदी में बता दीजिए भाई, विभक्त कितने होते हैं हिंदी में? 8 8 होते हैं, बिल्कुल सही जवाब आपका है। हिंदी में 8 होते हैं, संस्कृत में आपके 7 होते हैं। हिंदी में जितने आपके जो है कि कारक होते उतने विभक्तियां उतने होती हैं। और इसके अंतर दोनों में विशेष रूप से संस्कृत हिंदी में अंतर यह होता है, संस्कृत में शब्दों के साथ जो है विभक्ति छिपी हुई होती है, हिंदी में क्या होती है, शब्दों के बाद जो है विभक्ति अलग से प्रयोग हुई। इसे देखिए यहाँ पे लिखा है कर्ता ने, ये हिंदी की विशेषता है। कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, और आपका अपादान से अलग के अर्थ में, और संबंध का मतलब होता है का के, अधिकरण का मतलब होता है में पै पर, और हे हो अरे का प्रयोग जो होता है आपके जो है 8वें विभक्ति में होता है। तो इस प्रकार से हिंदी में यहाँ पे संस्कृत का ही मुख्य रूप से दिया हुआ है। और जैसे राम ने शब्द आ गया तो इस प्रथमा विभक्ति में, अंग्रेजी में जब संस्कृत में बनेगा तो रामा बन जाएगा इसका, तो राम को क्या हो जाएगा, रामा हो जाएगा। इस तरह से मतलब विभक्ति जो चेंजिंग होती है, मतलब मुख्य रूप से आपको हिंदी में भी याद रखना है इसको, आपको हिंदी में प्रश्न सीधे पूछता है, आपको संस्कृत में भी इसको याद रखना है, संस्कृत में प्रश्न आपके किस तरह से आते हैं, तो इसको दिमाग में रखना आपको है। कारक के जो नाम यहाँ पे हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, परीक्षा में सीधे परीक्षा पूछता है। मान लीजिए राम को रावण ने मारा, पूछेगा कि राम, इसमें जो शब्द राम का, राम शब्द यहाँ आया हुआ है, राम में कौन सा कारक है, तो बता दे भाई, राम ने रावण को मारा, इसमें राम में कौन सा कारक है? कर्ता। करता। मान लो प्रश्न यहाँ पे बन जाए कि राम ने रावण को बाढ़ से मारा, तो बाढ़ में कारक कौन सा हो जाएगा? बाढ़ में करण। करण कारक। और रावण को में कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। कर्म कारक है, बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से आपको इसमें जब तक पता नहीं आपको रहेगा, जैसे मतलब राम का भाई श्याम पढ़ता है, तो इसमें संबंध कारक में कौन सा शब्द रहेगा? राम रहेगा। राम का उसके भाई से संबंध कायम हो रहा है यहाँ पे, राम का भाई श्याम, तो संबंध कारक आपका यहाँ पे हो जाएगा। मतलब इसी तरह से आपको जो है वो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान देना है। और का के रा रे जिस बीच में लगता है वहां पर जो है संबंध कारक होता है। और आप लोग जानते हैं संस्कृत में इस कारक की गणना नहीं होती है, अब विभक्त की गणना होती है। इसके लिए रामस खष्टी विभक्त का प्रयोग होता है। अधिकरण में जानते हैं में पर। एक चीज और यहीं से याद रखिएगा, इसे कर्ता माने जो काम को करे, कर्म माने जो काम करने में विशेष सहयोगी हो, काम करने में, कर्ता के कार्य करने में विशेष रूप से सहयोगी हो, उसे कर्म कहते हैं। करण का मतलब होता है कर्ता जिस यंत्र के द्वारा, जिस औजार के द्वारा काम करे, उसे करण कहते हैं। संप्रदान का मतलब होता है कर्ता अपने कर्म के द्वारा जिसको कोई दान दे, संप्रदानम, दान देने की व्यवस्था, जिसको दान देगा। वैसे मान लीजिए परीक्षा में पूछ ले कि मैं धोबी को वस्त्र देता हूं, तो बताइए ये भी संप्रदान हुआ क्या? ये संप्रदान कारक में रहेगा, मैं धोबी को वस्त्र देता हूं? हाँ। नहीं रहेगा, क्योंकि धोबी को वस्त्र दान नहीं दे रहे हैं आप, हैं धोबी को वस्त्र आप धोने के लिए दे रहे हैं। दोनों में अंतर दोनों में है। जैसे मैंने ब्राह्मण को धन दिया, तो यहाँ पे संप्रदान कारक है, लेकिन अगर धोबी को वस्त्र देने वाली बात अगर आ गई तो यहाँ पे संप्रदान कारक
नहीं है, क्योंकि आपने अपने धोबी को वस्त्र दान नहीं दिया है, मतलब वस्त्र ले जाओ मेरा पहनो ला करके, ऐसा तो दिया नहीं आपने। आपने कपड़ा दिया उसको लेने के लिए दिया है, मैं धुल के ला के देगा आपको। खष्टी का प्रयोग इसमें सर होता है। तो हाँ बताइए। सर कोई जरूरी है कि धोबी के वस्त्र धोने के लिए ही देते हैं? नहीं, नॉर्मली तो यही है, नॉर्मल बातें जो धोबी को वस्त्र देना जो है इसका मतलब धोने के लिए ही देना उसको है। भाई उसको दान तो देते नहीं आप, है भाई बेटा मेरा कपड़ा ले जाओ जाके पहनो। तो मतलब सर संप्रदान का आप भी मतलब वही होता बता है रहे हैं कि ब्राह्मण को हाँ दिए बताइए। तो दान दिए, धोबी को दिए तो धोने के लिए दिए। नहीं नहीं, वो तो नहीं, मैं बता नहीं रहा हूँ, मतलब जो प्रचलन में है, जो व्यवहार में है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे क्या है कि जब कोई वस्तु किसी को दान देते हैं आप हैं, तब जाके संप्रदान कारक उसमें होता है। जब दान नहीं देते हैं, पुनः लेने के लिए देते हैं आप। जैसे मान लीजिए आपने इस्त्री करने वाले को कपड़ा दिया, तो क्या आपने कपड़ा दिया उसको? अपने दर्जी को कपड़ा दिया तो क्या दर्जी को कपड़ा दिया आपने? नहीं दिया। मतलब जो व्यावसायिक चीजें जो आपके हैं, वो जो चीज बिल्कुल दान दी जाए वहीं पर संप्रदान कारक लगता है आपका है, अन्यथा की जगह पे आपका खष्टी का प्रयोग होता है, षष्ठी का लगता है वहां पे। ये बताने का मेरा उद्देश्य है। ब्राह्मण को दान जी देने सर, वाली मतलब चीज नहीं, जैसे ब्राह्मण दान। मोहन ने जैसे सर मोहन ने गरीब को दान, गरीब को कपड़ा दिया हाँ, यहाँ संप्रदान तो वो कारक है दान यहाँ हो पे। गया। जी सर, बिल्कुल। जी जी। मोहने मोहने गरीब के लिए संस्कृत में क्या बनेगा भाई? कृपड़ा। हम्म, नहीं, सर कृपण माने कृपड़ा। होता है, क्या बोलते हैं, कृपण माने होता है कंजूस। अच्छा। कंजूस होता है। हाँ, तो निर्धनय कर लीजिए। मोहने जी जी निर्धनाय सर। दानम ददात, निर्धनाय दानम ददात, इस तरह कर लीजिए। तो मतलब चतुर्थी प्रयोग, चतुर्थी का प्रयोग यहाँ पे होगा। अब देखिए पंचमी का मतलब यहाँ पे होता है, पंचमी कब लगती है आपकी, अपादान कब लगता है? पहली बात नॉर्मली जानते हैं अलग होने के अर्थ में लगता है, लेकिन बिल्कुल ये सही नहीं है कि अलग होने के अर्थ में दान का प्रयोग होता है। कई जगह इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो क्या गंगा हिमालय से अलग हो रही है? जी सर। ऐसा नहीं है। यस सर। एक सूत्र है जन कर्तुम, एक सूत्र है जन कर्तुम, या भुवम प्रभुस्व, जहां से कोई पैदा होती है वहां पर भी पंचमी लगती है। जैसे राम विद्यालय से आता है तो यहाँ पे अलग, राम विद्यालय से अलग हो रहा है, राम विद्यालय से आ रहा है घर की तरफ। और दूसरी चीज है, पेड़ से पत्ता गिरेगा तो वहां पत्ता पेड़ से अलग हुआ, लेकिन जो है कि वैसा जरूर नहीं जैसे कि हर जगह खष्टी, जहाँ खष्टी पंचमी लगी थी वहीं पे जहां पर जो है ये मतलब अलगाव होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको जो है इस तरह से। तो मतलब जहाँ पे हर जगह जो है अलग होने के अर्थ में प्रदान का प्रयोग नहीं होता, बहुत सारी चीजें पैदा होने के लिए या जहां से जो चीज जुड़ी होती है उस चीज के लिए इस तरह का प्रयोग भी प्रदान में होता है, मिलेगा आपको आगे। और इसी को अपादान को हम पंचमी विभक्ति के रूप में इसको जानते हैं। अब संबंध के बारे में सबको पता है कि का की रे ना रारी रे नानी ने, इसे राम का भाई, मेरी बहन, इस तरह से प्रयोग जो होता है, काकी के नानी ने, रारी रे का प्रयोग जो होता है, आप जानेंगे कि इसमें संबंध कारक का इस्तेमाल नॉर्मल दो में क्या होता है, कर्ता जो होता है एक विशेष कर्म के साथ जो है, या कर्ता के अपने एक संबंध कायम किसी से करता है, जो कर्ता ही दोनों होता है मुख्य रूप से। जो मुख्य कर्ता होता है जो पहले ही होता है, और दूसरे वाले के साथ जो है मतलब संज्ञा, संज्ञा के साथ, संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध कायम करता है, इसी को संबंध कहते हैं। इन्हीं के बीच में जो है काकी के रा री रे का प्रयोग होता है। संस्कृत में जो है खष्टी प्रयोग होता है, रामस्य रामयो रामाणा, इस तरह कर प्रयोग होता है। वहां पे रामस्य लगता है एक वचन के लिए, दो के लिए रामस्य रामयो लगेगा, तीन के लिए जो है रामाणाम लगेगा, इस तरह करके इसका प्रयोग होता है। अधिकरण का मतलब होता है लोकेशन, लोकेटिव। लोकेटिव का मतलब क्या होता है, स्थान जन्य चीज कोई है। जैसे मान लीजिए कि खेत में गाय है, खेत में गाय है। अब जगह कौन दे रहा, खेत दे रहा है, तो खेत में क्या लगेगा, अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। घर में कुत्ता है तो घर शब्द क्या है, लोकेशन दे रहा है कुत्ते को। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है, अधिकरण का मतलब होता है जिस पर कोई चीज रखी हुई हो। जैसे मेज पर किताब है तो मेज क्या है, लोकेशन दे रहा है उसको, लोकेटिव दे रहा है उसको। तो जो जो चीज आसन प्रदान करे, जो चीज जगह दे किसी चीज को ठहरने रुकने के लिए, वहीं पर क्या होता है, वहीं पर आपका उसी में आपका अधिकरण का प्रयोग। जैसे मान लीजिए मैंने कहा खेत में गाय है, तो खेत में क्या लग जाएगा, क्षेत्रे हो जाएगा। क्षेत्रे का मतलब वो क्या होता है, सप्तमी। क्षेत्रे गायम स्थित है, या जो भी कह लीजिए, लगा लीजिए, जो भी लगाना, मुझे वो संस्कृत आती नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो अधिकरण कारक होगा वहां पे क्या लगेगी आपके, वहां पर आपके सप्तमी का अधिकरण कारक का प्रयोग आपके होगा। अच्छा कोई बताए भाई इंग्लिश में क्या बनेगा, खेत में गाय, इंग्लिश बताइए क्या बनेगा। खेत में गाय है कि इंग्लिश क्या होगी?
कोई बोल दे इसमें से, खेत में गाय है कि इंग्लिश क्या हो गई? सबका माए के नाम पूरी तरह संबंध है। कोई बता दे खेत में गाय है कि इंग्लिश क्या हो गई? मेरी आवाज नहीं मिल रही क्या? कहीं मैं गायब तो नहीं हूं? आवाज मिल रही है। तो बता दीजिए भाई, खेत में गाय है कि इंग्लिश क्या हो गई? कई बार बताया मैंने, चर्चा इस पर किया है। सर बिल में सांप है, खेत में गाय है, या घर में, जो भी बता दीजिए। कोई बताइए, कोई अनुवाद करिए इसका। पेड़ पे चिड़िया है, क्या अनुवाद करेंगे आप लोग इसका अंग्रेजी में? ये भी एक वहां पे लोकेटिव ही है, कोई भी कारक में आता आपके है, कोई बताएगा? सर देयर इज ए काउ इन द फील्ड। बिल्कुल जवाब सही आपका है। इंट्रोडक्टिव देयर का प्रयोग होता है इस तरह के परिस्थिति में, जो है इंट्रोडक्टिव देयर का प्रयोग होता है। इसको हम जीरो सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। अभी बताइए, अगर मान लीजिए हम कहें कि बिल में सांप है, तो क्या बात करेंगे? बिल में सांप है, बिल में सांप है, क्या लगाएंगे आप? देयर इज ए स्नेक इन द होल, देयर इज ए स्नेक इन द होल। तो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये था कि सप्तमी का प्रयोग आपका जो होता है, जहाँ पे सप्तमी आप संस्कृत में लगाते हैं, जहाँ पे हिंदी में आप में पे पर का प्रयोग करते हैं, वहीं पर अंग्रेजी में क्या लगता है, लोकेटिव केस करके आता है एक लोकेटिव केस। वो वहां पर इंट्रोडक्टिव देयर या इट के द्वारा वो आपको बनाया जाता है। चलिए आ जाइए आगे, पुनः आ जाइए इस पे, चर्चा पे आ जाइए। तो इस तरह से आपको कुछ जानकारी मिली होगी कारक के बारे में, और कौन से कारक का मतलब क्या है। जैसे क्या है कि करण कारक को इंस्ट्रूमेंटल बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या है, इसका नाम है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? औजार होता है। इसे क्या कि अगर एक भाषा पढ़े अगर आप हैं, तो हो सकता है समझ में आपके ना आए, लेकिन अगर दो भाषाओं से अगर इसको मिक्स कर रहे हैं, तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि ये चीज यही है, कुछ और नहीं है। इसे इसको इंस्ट्रूमेंटल बोलते हैं। वहां पे आपके अधिकरण कारक को क्या बोलते हैं? अधिकरण कारक को जो है लोकेटिव बोलते हैं। आपके जो है कि संप्रदान को डेटिव बोलते हैं, क्या नाम है, डोनेटिव बोलते हैं, देने वाला बोलते हैं। अपादान को वहां पे जो है कि अपादान को फ्राम से लगाते हैं, इसके लिए कुछ अलग शब्द, कोई शब्द प्रयोग होता है वहां पे है, ये मुझे कंफर्म नहीं आ रहा है। और इसको रिलेटिव बोलते हैं, रिलेटिव संबंध को बोलते हैं, संबंध जो कायम करता है। तो इस तरह से मतलब इनके नाम अगर आप जो है कि थोड़ा सा कंफर्म कर रूप से जानेंगे, तो समस्या नहीं आएगी यहाँ से। अगर संस्कृत में पता आपको है, हिंदी में पता है, अंग्रेजी में पता है, तो कहीं न कहीं फंस ही जाएगा, भाग नहीं पाएगा वहां से वो। चलिए आ जाइए आप यहाँ से हिंदी, अब आगे आ जाइए। कर्ता कारक को जरा पुनः देखिए नाम आ गया आपका, नॉमिनेटिव केस यहाँ पे नॉमिनेटिव केस आपका आ गया कर्ता कारक में। तो कर्ता कारक की मान लीजिए इंग्लिश ने पूछ ही दिया कि ही इज पिक आउट द केस ऑफ द ही, मतलब ही किस केस में है, तो क्या लगाएंगे आप? जैसे मान लीजिए वाक्य दे दिया कि ही इज गोइंग टू फील्ड, वो खेत जा रहा है, इसमें ही किस कारक में रहेगा? चलिए यहाँ पे दिया नहीं है ही, यहाँ पे नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस का ही मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट, कर्ता के रूप में, कर्ता कारक है वो। नॉमिनेटिव को ही हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ही शब्द जो है कर्ता कारक के रूप में रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिया संपादक कर्ता, क्रिया संपादक कर्ता। जो क्रिया का संपादन करे वही क्या है? वही करता है। जो क्रिया को करे वही करता है। अब क्रिया को करने वाला कर्ता संस्कृत में 3 रूपों में होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। भाई 3 रूप कर्ता का यही है ना संस्कृत में, कोई और कोई रूप होता है? नहीं, यही होता है। 3 रूप आपका यही होता है। मतलब है या तो प्रथम पुरुष में कर्ता रहेगा, या तो मध्यम पुरुष में रहेगा, या तो आपका उत्तम पुरुष में रहेगा। अच्छा बताइए, असमद का 2 वचन रूप क्या होगा? बताइए कोई हमको। असमद का जो है, असमद में 2 वचन का कर्ता क्या बनेगा? असमत में सर अहम आवाम वयम वाला। अब बताइए भाई, हमने अलग से पूछा उसको।
अस्मत् इसलिए शब्द बताया क्योंकि परीक्षा में सीधे पूछता है यहाँ से। अस्मत् का बहुवचन बहुवचन पूछता सीधे है, इसलिए मैंने अस्मत् शब्द बताया आपको। हमने बाकी जी सीधे सर, नहीं बताया। आवाम। अहम आवाम वयम, बिल्कुल सही। अस्मत् का मतलब होता है मैं से, सत्ता संबंध इसका है। अस्मत् का संबंध किससे? मैं से। जी सर जी। जैसे अहम आवाम वयम होता है। अभी अगर युष्मत कहें तब बताइए क्या बताएंगे आप? अगर हम कहें युष्मत बहुवचन बता दीजिए, एक वचन, तो उसका युष्मत यूयम। तुम युवाम यूयम, तो यूयम बन जाएगा इसका। तो इस तरह से भी आप थोड़ा सा अस्मत युष्मत को दिमाग में रखिएगा, परीक्षा को सीधे टच करता है यहाँ से। अस्मत का मतलब होता है मैं, युष्मत का मतलब होता है तुम। मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष का, उत्तम पुरुष का मतलब यहाँ से आ जाइए। तो कर्ता कारक का मतलब क्या हो गया? जो क्रिया का संपादन करे उसे हम कर्ता कारक बोलते हैं। देखिए साफ साफ लिखा है, क्रिया का संपादन करने वाले कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। क्या सभी हिंदी में बताइए, क्या प्रत्येक कर्ता के बाद ने लगा होता है? कभी कोई नहीं लगा होता है। जैसे राम पढ़ता है, तो राम कौन सा कारक यहाँ पे है? तो मैंने बोला कि राम पढ़ता है, करता तो राम का कारक कौन सा है? या तो ने नहीं लगा है, यहाँ लिखा नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे राम करता कौन? राम करता रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। ने करता। जरूरी नहीं, ने अंडर, ने कभी कभी ने और को दोनों कभी कभी छिपा होता है। तो लेकिन ध्यान रखना आपको, मतलब जो कर्ता क्रिया को करे वही करता है। वैसे मान लीजिए, एक जानने के लिए अंग्रेजी में क्या होता है कि क्रिया के पहले लगाइए कौन। मैंने पढ़ना वाली क्रिया यहाँ पे है, इस पे लगाइए कौन पढ़ता है, जो जवाब मिल जाए वही करता है। हु लगाने को बोला जाता है इंग्लिश में। तो पढ़ता कौन पढ़ता है? बताइए भाई, जवाब क्या मिला आपको? राम पढ़ता। वह राम नहीं है यहाँ पे, वह पढ़ता है। यहाँ पे देखिए जो लिखा है शब्द यहाँ पे क्या है? वह पढ़ता है। तो वह क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। अब किसको लगाइए यहाँ पे, इसको अगर क्रिया पहले किसको लगा दीजिए या क्या लगा दीजिए, जो मिलेगा वो कर्म होता है। तो क्या पढ़ता है? इसका जवाब यहाँ पे है किताब पढ़ता है। किताब कर्म कारक हो गया। मतलब कौन लगाने पर कर्ता कारक मिलता है, किसको, क्या, कौन सी लगाने पर कर्म कारक मिलता है, और जो क्रिया होती है वह क्या होती है? वो क्रिया होती है। बाकी अंतिम में जो आवाज नहीं। होता है वो सहायक क्रिया होती है, वह सहायक क्रिया होती है। इस तरह से आप कर्ता कारक और कर्म कारक को जो है क्या, कौन और किसको और क्या लगा करके निकाल सकते हैं। सर आवाज नहीं है। क्या? हाँ बोलिए। जी आ रही। बोलिए भाई, कुछ समस्या बताइए। नहीं ठीक है सर। ठीक 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 है, बढ़िया। आपको समस्या तो तुरंत बोला करिए। ठीक। अब देखिए यहाँ पे सह पुस्तकम पठित शब्द यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या बताइए, सह शब्द क्या यहाँ पे है? करता है, कर्म है? करता है। करता है। पुस्तकम बताइए क्या है? पुस्तकम किस कारक में है? तुम पठत एक कर्म है। कर्म। पुस्तकम आपका कौन सा कारक पुस्तकम है? कर्म। कर्म। कर्म कारक है। और पठस क्या आपका जी। यहाँ पे है? क्रिया। तो पठस क्या है? जी। क्रिया है। क्या पठस भी कोई कारक में है? नहीं है। पठस जो है कारक में नहीं है, बल्कि जो है क्रिया में आती है। चलिए, तो इस तरह से कर्ता कारक और कर्म कारक आपने यहाँ से देख लिया, छांट लिया यहाँ से। तो देखिए वही चीजें यहाँ भी है। राधा गीत गाती है, राधा गीतम गायती। तो देखिए दूसरी चीज है कि जो कर्ता होता है वो कर्ता कारक में, जो कर्म होता है द्वितीया में होता है। देखो गीतम शब्द यहाँ लिखा हुआ है। और क्रिया का जो है, क्रिया हमेशा उस तरह से होती है। जैसे कर्ता राधा जो है, चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए बालिका बालिके जो चलता है, बालिका क्यों चलता है? तो आपका राधा जो है आगे विसर्ग नहीं लगेगा। एक चीज याद रखिएगा, विसर्ग जो किसके आगे लगता है? विसर्ग जो है पुल्लिंग के आगे लगता है, एक वचन में। और बिना विसर्ग वाली बड़ा की मात्रा जो टाप प्रत्यय लगता है, स्त्रीलिंग में लगता है। बड़ा की मात्रा जो लगती है स्त्रीलिंग में लगती है। और हलंत वाला जो है, हलंत जो लगता है, नीचे जो पाई लगती है, इसे पुस्तकम, कमलम, नपुंसक लिंग में लगता है। परीक्षा में कई बार सीधे प्रश्न पूछा कि इसका लिंग कौन सा है। तो लिंग का मतलब क्या हो गया? अगर किसी शब्द के बाद अगर विसर्ग लगा हुआ है तो सामने आप जानिएगा पुल्लिंग है वो। अगर बड़ा की मात्रा लगी हुई है, नॉर्मली बड़े की मात्रा है, तो जानिएगा नॉर्मली क्या वो है? स्त्रीलिंग है। और अगर जो है अंत में हलंत लगा हुआ है, जैसे कमलम, नेत्रम,
नयनम, इस तरह का शब्द अगर है तो आप जानेंगे साफ साफ क्या है नपुंसक लिंग में। और संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। बताइए इंग्लिश में कितने लिंग होते हैं, हिंदी में? अच्छा बताओ तो हिंदी में कितने लिंग होते हैं? हिंदी में 2 हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2 2 नाम बता दीजिए, कौन कौन से? एक प्रथम और बहु। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, प्रथम कहाँ आएगा? लिंग जो 2 होते पुल्लिंग हैं हिंदी में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग पुल्लिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होता है। जी सर। और बताओ अंग्रेजी में बताओ कितने लिंग होते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी में कितने जेंडर होते हैं? लिंग को इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं, तो कितने जेंडर इंग्लिश में होते हैं? 3 फिर बताए भाई। अब देखता हूँ आप लोग कितना पढ़े इंग्लिश है। सीए वाले भाई बता दीजिए, आप, आपकी जिम्मेदारी है बताना ये अंग्रेजी में कितने लिंग हो, कितने जो है कि जेंडर होते हैं? लग रहा है निकल चुके हैं ब्रजेश भाई। और कोई बताए? हाँ और हाँ कोई सर। बोले कितने इंग्लिश में कितने होते हैं? ठीक। इंग्लिश में 4 होते हैं। 4 होते हैं जी। बता रहा हूँ, 4 होते हैं बता रहा हूँ, कौन कौन से होते हैं सुनिए। देखिए एक तो होता है कि एक फेमिनिन जेंडर होता है, एक जी मैस्कुलिन जेंडर होता है, जी एक कॉमन जेंडर होता है, एक न्यूट्रल जेंडर होता जी है। कॉमन। जी जी तो 4 जेंडर आपके इंग्लिश में, आपके 4 जेंडर होते हैं। जी तो इसी लगे आप तीनों भाषा पढ़ रहे हैं एक ही बार में, कर्ता कारक में तीनों भाषाएं पढ़ रहे हैं आपने ये। तो इसमें जानिएगा कि मतलब इसी परीक्षा में आपके जो परीक्षा में प्रश्न, भाई तीनों भाषाओं में परीक्षा प्रश्न आपके आने हैं, इंग्लिश से भी आएगा, संस्कृत से भी आएगा, हिंदी से भी आएगा। तो अगर इंग्लिश में अगर आपका जेंडर पूछता है, हाउ टाइप ऑफ जेंडर इन इंग्लिश, तो आप कहेंगे देयर इज ए 4 टाइप ऑफ 4 जेंडर टाइप। इन इंग्लिश, जी 4 टाइप। और उसमें नाम अगर मान लीजिए पूछता है कि कौन नहीं है, तो आप अगर जाने रहेंगे एक बार से पुनः सुन लीजिए। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुल्लिंग, फेमिनिन का जी मतलब होता है स्त्रीलिंग, जी कॉमन जेंडर का मतलब होता है नपुंसक लिंग, जी और आपका अंतिम में जो न्यूट्रल जेंडर आपका होता है उसमें इंट्रोडक्टिव देयर और इट प्रयोग उसमें होता है। जैसे अभी आपने देयर प्रयोग किया था, बिल में सांप है, देयर इज ए स्नेक इन द होल। तो यहाँ पे क्या था देयर? यहाँ पे देयर जो था इंट्रोडक्टिव था, या जो न्यूट्रल जेंडर में था यहाँ पे। जैसे वर्षा हो रही है, इसका अनुवाद करिए, वर्षा हो रही है अनुवाद क्या करेंगे आप? यहाँ पे कर्ता कौन लगाएंगे? वर्षा हो रही में। या ठंडक है, बड़ी ठंडी है, इसका अनुवाद करिए अंग्रेजी में क्या बनाएंगे आप? तो इसका, जैसे वर्षा हो रही है, इसका अनुवाद हो जाएगा इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, वहां इट लगाएंगे आप। जैसे बहुत ठंडी जी है, इट इज कोल्ड, इट का प्रयोग करते हैं। मतलब ये जानना आपको ये था कि जहां पर जो है कि कर्ता के रूप में इंट्रोडक्टिव देयर और इट का प्रयोग होता है, वहां पर क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर है वो। कॉमन जेंडर में दोनों जेंडर आते हैं, स्त्री पुरुष दोनों उसमें आते हैं। जैसे अभी आपका क्या बोलते हैं, जैसे आपका केचुआ हो गया, केचुआ में क्या होता है? केचुआ आपका उभयलिंगी होता है, दोनों लिंग उसमें होते हैं, स्त्री पुरुष दोनों क्षमता उसके पास, केचुए के पास होती है। तो इस तरह से कुछ चीजें जीव मिलेंगे जो कॉमन जेंडर में आते हैं, जिनका जेंडर पता ना हो। जैसे मान जी लीजिए सर। छोटी चीजों से चींटी जैसे हो गई, जैसे चींटी हो गई, तो चींटी का जेंडर, चींटी चाहे ही हो चाहे सी हो, दोनों को जो है उसी में कॉमन में रख लेते हैं उसको। कौवा हो गया, आपको जी सर। कौवा ही है सी है पता नहीं चल पाता है, तो उसमें किसी में उसको रख लेते हैं, ही सी में तो दोनों हो गया आपका। क्रो हो गया, ही काऊ एंड ही क्रो एंड सी क्रो नहीं करते हो, तो इसको क्रो से ही काम चला लेते हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें जो होती हैं कॉमन जेंडर में आती हैं, और जिसका कंफर्म होता है कि नहीं स्त्री है, पुरुष है, नर है कि मादा, वहां पे जो आप फेमिनिन और मैस्कुलिन का प्रयोग करते हैं। चलिए आ जाइए यहाँ पे। तो कर्ता कारक आपने यहाँ से देख लिया। देखिए यहाँ सूत्र नंबर 1 यहाँ पे है, सूत्र नंबर 1 यहाँ पे है क्रिया संपादक कर्ता। तो इसको बिल्कुल स्पष्ट, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। अगला देखिए यहाँ पे है कर्तरि प्रथमा। पहले तो इसने ये कहा कि क्रिया को करने वाला कर्ता होता, बता रहा है कर्तरि प्रथमा मतलब कर्ता में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा सूत्र क्या बता रहा है? कर्तरि में क्या लगता है? प्रथमा का प्रयोग होता है। अगला आ जाइए सूत्र, देखिए इसमें क्या है। अगला सूत्र यहाँ लिखा हुआ है प्रतिपादिक प्रतिपादिकार्थ अर्थ मात्रे प्रथमा।
मतलब किसी वस्तु के अर्थ को बताने के लिए प्रथमा का प्रयोग होता है। कोई वस्तु हो जिसके हमें अर्थ का बोध कराना हो तो वहां पर भी प्रतिपादिकार्थ है, मात्रे, अर्थ है, मात्रे, प्रथमा का प्रयोग, मतलब अर्थ के मात्रा में, अर्थ की अवस्था में और मात्रा की अवस्था में जो है किसी वस्तु को जान पहचान कराने के लिए प्रथमा का प्रयोग जो होता है। इसे यहाँ देखो लिखा है जनय माने आदमी, लोक माने संसार, फल में माने फल, काकय माने कौआ। बता रहा है कि मतलब इसमें इसी लिखा है किसी भी शब्द का अर्थ मात्र प्रकट करने के लिए प्रथमा का प्रयोग होता है। अर्थ बताने के लिए मात्र जो है प्रथमा का प्रयोग किया जाता है, यही बता रहा है यहाँ पे। अब देखिए लिखा है यहाँ पे उक्ते कर्मणि प्रथमा, ये चीज जानना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, बहुत परीक्षा में पूछता है, इसको जानिएगा क्या चीज है ये। आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अंग्रेजी में पढ़े होंगे, हिंदी में क्या हिंदी में बताओ इसे क्या बोलते हैं वॉइस को? भाई मेरी आवाज तो मिल रही है ना? जी हाँ, सर, मिल रही। वाच्य। हिंदी में इसको वाच्य कहते हैं, हम्म। इंग्लिश में इसको वॉइस बोलते हैं। और ये बता दीजिए हिंदी में कितने वॉइस होते हैं, हिंदी में कितने वाच होते हैं हिंदी में? हिंदी में कितने वाच होते हैं? बहुत डर डर के बोल रहे हैं आप लोग हैं। अरे बताइए जो आ रहा बोलिए उसको, समस्या क्या है इसमें? कहाँ बहुत बाहर लोग, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। हिंदी में कितने वाच होते हैं? ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार प्रश्न पूछता है वाच से। अभी देखिए परीक्षा में प्रश्न आया था एक ठो, मुझे नाचा नहीं जाता। अभी जो पेपर हुआ आप लोगों का उसी तीन पेपर प्रश्न आया था मुझसे। हाँ तो 3 का नाम बता दीजिए, नाम बताइए, 3 होते हैं। कर्तवाच्य, नाम बताइए। कर्मवाच्य, भाववाच्य। भाववाच, कर्तवाच, कर्मवाच और भाववाच, 2 वाच, 3 वाच आपके हिंदी में होते। तो संस्कृत में कितने वाच हैं? संस्कृत में तो, संस्कृत में यही तो 3 है। अच्छा संस्कृत में 3 है, हिंदी में कैसे हो तब? हिंदी में, हिंदी में भी 3 है। 2 है कि 3? 3। हिंदी नहीं पढ़ी है, वाच नहीं पढ़ाया गया, हिंदी में है। हिंदी में पढ़ाया कितने गया वाच होते हैं? संस्कृत 3 में भाववाच्य, संस्कृत में भाववाच्य नहीं होता है। होता है। और अच्छा, संस्कृत में भी भाववाच्य है? मुझे तो संस्कृत नहीं में मिला भाव कहीं। सर है। जी, संस्कृत में भी हिंदी भाव। में भी मतलब हिंदी में भी 3 वाच, हिंदी में भी 3 है, संस्कृत में भी 3 है। चलिए ठीक है। तो दुविधा में मुझे दुविधा में पड़ गया मैं कि संस्कृत में भी हिंदी संस्कृत 3 वाच्य हैं। संस्कृत में 3 है, हिंदी में हमको जी। लगता है 2 ही। नहीं हिंदी में भी 3 है, हिंदी में तो कंफर्म 3 है। हाँ, कर्तवाच, 3 कर्मवाच, है, 3। जैसे मुझे चला नहीं जाता, अभी हिंदी में प्रश्न आया था मुझसे चला नहीं जाता, तो कौन सा वाच था इसमें? भाववाच्य भाववाच्य टिक किया है। तो भाववाच्य में मतलब क्या होगा? मतलब तीनों वाच हिंदी में है और संस्कृत में तीनों हाँ वाच है कि नहीं, मुझे इस पर पूछा है। है मुझे संस्कृत में तो है बताया कि तीनों संस्कृत में वाच। भी 3। इसे बताइए भाई, इसका अनुवाद करिए, कैसे अनुवाद करेंगे इसका? मुझसे चला नहीं जाता। चलिए नहीं पता आप लोगों को, छोड़िए। फिलहाल जानिएगा कि आप लोग जो है संस्कृत में देखिए यहाँ लिखा है उक्ते कर्तरि प्रथमा, उक्ते कर्तरि प्रथमा। उक्ते का मतलब यहाँ पे कर्मवाच्य से है, उक्ते का मतलब कैसे यहाँ कर्मवाच्य से। कर्मवाच्य में जो है नहीं नहीं गलत हो गया, मैं गलत बोल रहा हूँ। उक्ते का मतलब यहाँ पे कर्तवाच्य है, गलत बोल गया मैं। उक्ते का मतलब कर्तवाच्य, मतलब बता रहा है कि कर्तवाच्य में कर्ता में क्या लगता है? प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होता है। ये चीजें हम बता रहा है। उक्ते कर्ता प्रथम में क्या है? एक्टिव वॉइस में या कर्तवाच्य में जो है जहाँ कर्ता पद होता है वहां पे क्या है? जैसे यहाँ देखो राम घर जाता है, राम गृहम गच्छति। लेकिन बताइए अगर एक कर्मण द्वितीया लगता है इसमें, अगर कर्म है तो कर्म कारक में कर्ता में क्या लगता है? तृतीया का प्रयोग होता है, तृतीया प्रयोग होता है वहां पे। कर्त कारक में नहीं, नहीं कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया का प्रयोग होता है। ये चीज आपको भी मिलेगा आगे, देखिएगा उसको। अब आ जाइए यहाँ पे। हाँ हाँ, देखो लिखा तृतीया है यहाँ राम पे में। संबोधने क्या। अभी संबोधन कारक जो होता है, संबोधन कारक में प्रथमा शब्द का प्रयोग होता है। संबोधन कारक में भी क्या लगता है? प्रथमा का प्रयोग होता है। संबोधने से प्रथमा, संबोधन में भी प्रथमा का प्रयोग होता है। तो ये चीज यहाँ लिखा हुआ है, इसे हे राम यहाँ आओ,
हे राम यहाँ आओ। तो हे राम यहाँ पे संबोधन हो गया। देखो एक चीज और याद रखिएगा, देखिए चिन्ह बहुत परीक्षा में पूछता है, संबोधन वाला चिन्ह परीक्षा में पूछता है, तो चिन्ह को याद रखिएगा। इसको संबोधन चिन्ह देखो, एक ऊपर ऊपर बड़ी सी पाई, नीचे की बंदी लगी हुई है, ये चीज कंफर्म रखिएगा आप लोग जो है। और विस्मयार्थ बोधक में क्या होता है, एक पाई होती है, ऊपर बिंदी उसमें होती है। संबोधन में बिंदी नीचे होती है, विस्मयार्थ बोधक में क्या होती है, बिंदी जो होती है ऊपर होती है। परीक्षा में प्रश्न टच करता है इसको है, तो ये दिमाग में रखिएगा अपने। ये तो यहाँ लिखा है भो राम अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ। तो यहाँ पे राम शब्द क्या हो गया, ये प्रथमा में प्रयोग यहाँ पे हुआ। चलिए आ जाइए अगला, देखिए यहाँ पे है अव्यय अव्यय प्रयोगे प्रथमा। अगर कोई अव्यय का प्रयोग कहीं पर हुआ है तो वहां पर भी क्या करना आपको है, प्रथमा का प्रथमा प्रयोग करना है, प्रथमा ही लगेगा। तो अव्यय माने क्या होता है, कोई बता दे भाई हमको फर्दना, अव्यय माने क्या होता है? पर क्रिया का कोई खाली क्रिया है, कुछ और भी है? दिमाग में ना आता, विकार जिस पर मतलब उस वह शब्द बताइए, क्रिया छोड़िए, बता दीजिए अव्यय मतलब क्या होता है। ना व्ययम कृतेति, अव्यय जो व्यय ना हो, या हाँ, जैसे जो व्यय इस पर कोई फर्क ना पड़े, इस पर कोई फर्क ना पड़े, इस पर कर्ता कि के वचन लिंग पुरुष का कोई फर्क ना पड़े, वही अव्यय होता है, उसी को अव्यय कहते हैं। यहाँ पर देखिए, अब बताइए हमें, बताओ यहाँ पे अव्यय कौन है। यहाँ पे मान लो ये वाक्य दे दिया परीक्षा में आपके, मोहन कहाँ है, तो यहाँ पे क्या ठीक करेंगे अव्यय, मान लो पूछे क्या सही करेंगे आप यहाँ पे, अव्यय कौन सा शब्द है यहाँ पे? कुत्र, चलिए बहुत सही, यहाँ पे कहाँ शब्द अव्यय है। देखिए यहाँ पे शब्द कौन अव्यय है, मोहनम कुत्र अस्ति, यहाँ पे अव्यय कौन है? कुत्र, कुत्र शब्द यहाँ पे अव्यय है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कुत्र शब्द जानिएगा, प्रश्नसूचक सारे शब्द अव्यय होते हैं। जो भी क्वेश्चन करते हैं, चाहे कह हो, चाहे का हो, चाहे जो है कुत्र हो, कस्य हो, ये सारे शब्द आपके अव्यय होते हैं। और इन शब्दों के साथ अव्ययी भाव समास के जो भी उदाहरण कहीं मिल जाए आपको, जैसे यथाशक्ति मिल जाए, हर एक मिल जाए, या इस तरह के मतलब जो भी शब्द अव्ययी भाव समास के कहीं मिले आपको, जानिएगा कि अव्यय आपके हैं। और जो विशेषण विशेष से होते हैं वो भी आपके अव्यय होते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या जानना था कि अव्यय के प्रयोग में क्या लगता है आपका है, प्रथमा का प्रयोग आपके होता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न यहाँ पे है, उक्ते कर्मणि प्रथमा। उक्ते भी प्रश्न आया था ये कर्मवाद में जहां, अच्छा ठीक है, उक्ते कर्मणि प्रथमा। उक्ते का मतलब क्या हो गया, अभी ऊपर आया था, उक्ते कर्ता प्रथमा था, यहाँ पे उक्ते कर्मणि प्रथमा यहाँ पे है। कर्मवाच्य मतलब द्वितीया, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में जो है, कर्मण में भी क्या लगता है, कर्म कारक, कर्मवाच्य में कर्म में भी प्रथमा का प्रयोग होता है। और वहां पे कर्ता में क्या लगता है, कर्ता में तृतीया लगता है वहां पे। जैसे देखिए मान लीजिए मैं अगर कोई, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, एक वाक्य में बोल रहा हूँ आपको, राम पुस्तक पढ़ता है, मान लो ये वाक्य आपका है, राम पुस्तक पढ़ता है। अगर इसको कर्मवाच्य बनाइए, कर्मवाच्य क्या बनेगा इसका, कर्मवाच्य बनाइए इसका, तो राम पुस्तक पढ़ता, कर्मवाच्य क्या होगा? रामा पुस्तकं पठति। अच्छा, राम में तृतीया लगता है ना कर्मवाच्य में, तो कैसे प्रथमा लगा रहे हैं, कैसे है बताइए? राम में तृतीया लगेगा ना कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में प्रथमा लगेगा कि तृतीया लगेगा? कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया लगता है, वही चीज तो वहां लिखा हुआ है, उक्ते कर्मणि प्रथमा। कर्मवाच्य में कर्ता में जो है, कर्ता में तृतीया लगता है, कर्म में प्रथमा लगता है। यहाँ देखिए कर्मणि प्रथमा लिखा हुआ है, उक्ते कर्मणि प्रथमा, कर्म कारक में कर्म में प्रथमा लगता है, कर्ता में तृतीया लगता है। तो रामे क्या है, रामेण ठीक है, उसको ये वाक्य देखो, यहाँ पे एक वाक्य, यहाँ देखो एक वाक्य लिखा साफ साफ, इसको बताओ। देखिए लिखा हुआ, राम के द्वारा घर जाया जाता है। रामेण, मान लो वाक्य होता राम घर जाता है, वाक्य वास्तव में यह था कि राम घर जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, राम कर्ता कारक था, देखिए राम में तृतीया लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, रामेण बन गया है। अब देखिए यहाँ पे
गृहम शब्द जो था आपका यहाँ पे प्रथमा में प्रयुक्त हुआ है। गृहम गृह गृहम प्रथमा में लग गया है और गम्यते लगता है, जैसे लभते लभेते लभते का रूप चलता है वैसे गम्यते लग गया यहाँ पे। ये परीक्षा में प्रश्न जरूर एक ठो आएगा, आपके भाववाच्य कर्मवाच्य से परीक्षा में प्रश्न एक प्रश्न जरूर आएगा। संस्कृत में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, इसलिए एक नंबर अपना एक नंबर आपका यहाँ से जा सकता है। दिमाग पे अगर पुनः पढ़ेंगे नहीं चला जाएगा एक नंबर, यहाँ से पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा। एक नंबर जरूर परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आता है। और अंग्रेजी में भी आता है, अंग्रेजी पढ़े नहीं आप लोग कभी, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, प्रश्न तो आपके अंग्रेजी में भी आएगा। यहाँ से तीनों भाषाओं में एक नंबर यहाँ से आना ही आना है, मतलब एक नंबर अंग्रेजी से, एक नंबर संस्कृत से, एक नंबर आपके हिंदी से। 3 नंबर आपको सिर्फ वो आपके से मिलने वाले आपको हैं, वाच्य से मिलने वाले हैं। 2 नंबर तो कोई रोक नहीं पाएगा, 2 नंबर परीक्षा में 2 नंबर तो यहाँ से आना ही आना है। चलिए आ जाइए, अगला वाक्य देखिए, यहाँ लिखा हुआ है तुझसे साधु की सेवा की जाती है, या तुम साधु की सेवा करते हो। वाक्य ये था, वैसी उसी वाक्य का जो है पैसिव वॉइस बनाया गया, यहाँ पे कर्मवाच्य बनाया गया है, तुमसे साधु की सेवा की जाती है। इसका देखिए कर्मवाच्य बनाया यहाँ पे, तुमसे क्या हो गया, त्वया बन गया, तृतीया लग गया यहाँ पे, और साधु का क्या बन गया, प्रथमा लग गया, सेव्यते यहाँ पे आ गया आपका भाववाच्य में, सेव्यते, त्वया साधु सेव्यते। अब जरा कर्म कारक में आ जाइए, एक बार कर्म कारक का देख लीजिए, यहाँ पे कर्म कारक में क्या क्या चीजें हैं। कर्म कारक माने जिसको कर्ता क्रिया को करने में जिसका सर्वाधिक सहयोग ले, या कर्ता क्रिया को करने में जिसको सबसे प्रिय हो, जो सबसे प्रिय उसको हो, उसी को हम जो है कर्म कारक या कर्म कहते हैं उसको। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कर्तुरीप्सितम कर्म, कर्तुरीप्सितम, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कहते हैं, या जिस काम को करने में कर्ता जिस काम करने में जिसका अत्यधिक सहयोग ले, उसी को हम कर्म कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यह लिखा है क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। नहीं, सहयोग वाली बात आगे तब दिक्कत हो जाएगी, सहयोग मत करिएगा। सहयोग का मतलब होता है कर्ण कारक तुरंत हो जाएगा, वो सहयोग वाली बात नहीं है। जिसको अधिक चाहे या क्रिया का फल जिस पर पड़े वह कर्म होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कर्म का चिन्ह क्या होता है, को होता है, ये दिमाग में रखिएगा, परीक्षा में होता है, को होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है रमेश फल खाता है, इसका आपको कर्म, उसका अनुवाद करना आपको है, खोजना इसमें कर्म कारक कौन है, कर्ता कारक कौन है, क्रिया कौन है, और सहायक क्रिया कौन है, वर्ग कौन है। तो कर्ता कारक में रमेश यहाँ पे है, रमेश प्रथमा में हो जाएगा, रमेश से देखो लिखा हुआ है। फलम, फलम आपका कर्म कारक में है, फलम क्या हो जाएगा, फल का रूप किसी को याद है, फल का रूप याद है, कर्म कारक कैसे बनेगा, फल फलम फलाम। हाँ सर, कुछ थोड़ा बहुत याद है। पुनः फलम फले फलान, मतलब जो है प्रथमा द्वितीया बिल्कुल समान तरह से होता है। प्रथमा द्वितीया का रूप क्या है, नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीया का रूप बिल्कुल बराबर चलता है। इसे कर्ता तो फलम फले फलान, फलम फले फलान, मतलब दोनों तरह से प्रथमा में दोनों का फलम ही बनता है, तो यहाँ पे आपका फलम हो गया। अब देखो खादती है, राम के अनुसार जो है, चूंकि राम आपका जो है प्रथम पुरुष में है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रिया जो लगी यहाँ पे है, क्रिया भी जो लगी है, ये क्या लग जाएगी, प्रथम पुरुष एक जन की ही क्रिया लगेगी। इसे पठती पठते, पठन दूसरी तरह से क्या बन जाएगा, खादती खादते खादंती बनेगा। तो ये चीजें आपको मान लीजिए हम बात करेंगे, मिलेगा आपको सारी चीजें। आ जाइए, मोहन दूध पीता है, देखिए पिता लिखा हुआ है, मोहन दूध पीता है, लेकिन मोहन दूध पीता है, मान लीजिए आपका वाक्य है, तो मोहन करता हो जाएगा मोहन है, और दूध का दुग्धम हो जाएगा द्वितीया में, और पीता है का पिबत हो जाएगा। इस तरह से आप इसको बना लेंगे। लेकिन एक जानिएगा कि आपको जो है कि जो क्रिया के रूप होते हैं, अच्छा बताओ क्रिया कितने रूप होते हैं, कितने गढ़ क्रिया के होते हैं, कितने लकार होते हैं, गढ़ नहीं लकार कितने होते हैं, बता दीजिए कितने लकार क्रिया के होते हैं। 10 लकार होते हैं। तो 10 लकार में से 5 लकार आपको जो है कम से कम 2-3 क्रियाओं का याद कर लीजिए, तो बाकी अपने आप जोड़ ले जाएंगे उसमें। अच्छा बताओ क्या बोलते हैं वर्तमान काल को संस्कृत में कौन सा लकार बोलते हैं, वर्तमान काल को लट लकार, लट लगता है। भूतकाल को क्या बोलते हैं, भूतकाल को लंग लंग लकार,
लिट 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 लकार लंग लकार सही था आपका, लंग लकार सही था आपका। जी भूतकाल को लंग लकार ही बोलते हैं और जी भविष्य काल को लिट लकार बोलते हैं, भविष्य लिट काल को लकार लिट लकार लिट बोलते हैं। लकार आगे बताओ अज्ञार्थक वाक्य को क्या बोलते हैं? अज्ञार्थक वाक्य में कौन सा लकार होता है? विदलिंग विधलिंग। विधलिंग होता है कोई और होता है? विदलिंग लोट लकार होता है, लोट लकार। जी सर विधलिंग चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है, विधलिंग जो है चाहिए के अर्थ में होता है, विधलिंग जो होता है चाहिए के अर्थ में। और आपका एक आशीर्लिंग होता है, वो आशीर्वाद देने के अर्थ में होता है। इसके लिए अलावा मतलब 8 लकार, लेकिन मुख्य रूप से 5 आपको याद रखना है। लट लकार, लोट लकार, लिट लकार और आपका लिंग लकार, क्या लंग लकार, और आपका जो है आशीर्लिंग, और आपका जो है क्या बोलते हैं इसको, मतलब आपके 5 लकार शुरुआत के आपको दिमाग पे रखना है। परीक्षा में प्रश्न 5 से लकार से एक प्रश्न आएगा, आता है बराबर। अगला आ जाइए, देखिए साफ साफ लिखा फल और फलम और दुग्धम कारक हैं। चलिए अगला आ जाइए, देखिए अगला प्रश्न आपका है कर्मण द्वितीया। कर्म में क्या लगता है? द्वितीया का प्रयोग होता है। चलिए ये तो साफ साफ वही चीज है जो आपको जानना है। अगला प्रश्न आपका है क्रिया विशेषणे द्वितीया। अगर क्रिया के पहले कोई विशेषण आया तो क्या लगेगा उसमें? द्वितीया द्वितीय का प्रयोग होता है। क्रिया विशेषण के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जैसे धीरे धीरे जो क्रिया के पहले लगे उसकी विशेषता बताए उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं। इसी को जो है एडवर्ब अंग्रेजी में कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है तीव्रम, मंदम, मधुरम। मधुरम 3 चीज यहाँ लिखा है। देखो यहाँ लिखा धीरे धीरे, कि जानेगा कि मात्र आपको यही काम संस्कृत में ही काम, हिंदी में ही बराबर प्रश्न, यहाँ परीक्षा में प्रश्न बराबर आते हैं हिंदी में। इसे मान लो लिख बादल धीरे धीरे गरजते हैं, तो यहाँ पूछेगा धीरे धीरे शब्द क्या है? बताइए भाई, धीरे धीरे शब्द क्या है यहाँ पे? क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण और जी सर अंग्रेजी में पूछता है कभी कभी है, अंग्रेजी में इसको जो है कि क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। अगर मान लो इंग्लिश में पूछते जी हैं जो है कि क्लाउड्स आर रोरिंग स्लोली स्लोली, तो पूछेगा जी स्लोली स्लोली क्या है यहाँ पे? तो क्रिया स्लोली विशेषण स्लोली वहां पे एडवर्ब है वहां पे। जी सर अब देखिए यहाँ पे लिखा है, आप संस्कृत में क्या पूछेगा? आपको मंदम मंदम पूछेगा यहाँ पे। जैसे हिंदी में आपको धीरे धीरे, वैसे संस्कृत में क्या आपका मंदम मंदम है, वैसे अंग्रेजी में आपका स्लोली स्लोली है। मतलब एक ही चीज में अगर दिमाग लगाएंगे तो तीनों चीज पकड़ ले जाएंगे आप, और तीनों में नंबर ले लेंगे आप। एक चीज पढ़ना, तीनों भाषाओं में पढ़ना आपको है। तो मेघा मंदम मंदम गर्जन थी, मेघा जो बादल जो होते हैं धीरे धीरे गरजते हैं। अगला देखिए यहाँ पे प्रकाश मधुर गाता है। यहाँ पे मधुर शब्द क्या है? यहाँ पे मधुर शब्द गाने का जो है विशेषण है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण। क्रिया बताओ कौन से यहाँ पे है? क्रिया यहाँ पे गाना है, वो गाना के बारे में जो बात करेगा वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण होगा। और क्रिया विशेषण क्या होता है? द्वितीया में प्रयुक्त होता है। बता रहा है यहाँ पे क्या है? क्रिया विशेषण द्वितीया। तो यहाँ पे गाना शब्द जो आपका मधुर शब्द है, मधुरम हो जाएगा तुरंत। प्रकाश है मधुरम गायति, इस तरह से हो जाएगा ये। अभी देखो जल्दी, देखो यहाँ पे लिखा गया जल्दी आता है। अब जल्दी शब्द भी क्रिया के बारे में बात कर, जाने वाला क्रिया है और जो है जल्दी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे शीघ्रम शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण द्वितीया प्रयुक्ते, साफ साफ ये लिखा हुआ क्रिया विशेषण द्वितीया। इस तरह से मतलब अगर परीक्षा में कोई प्रश्न इस तरह से आपको आता है तो आप इसको देख करके वहां से उसका उत्तर दे ले जाएंगे। मान लीजिए टिक कर दे भाई शीघ्रम शब्द क्या यहाँ पे है, तो आप जान जाएंगे यहाँ पे क्रिया विशेषण। हिंदी में दे देगा धीरे धीरे, तो वहां जानेंगे क्रिया विशेषण। मतलब किसी भाषा में प्रश्न अगर आ जाए आपको इसके जवाब को देना है आपको। अगला चीज आ जाइए आपको यहाँ पे, अगला में आ जाइए। सूत्र है आपका अभितय परितय सर्वतय समया निक्षा प्रति संयोगे द्वितीया। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है, परीक्षा में कई बार टच किया हुआ है। अभितय माने बताओ क्या होता? पहले अभितय माने चारों अभितय माने दोनों ओर से। दोनों परितय माने दोनों चारों ओर से, जी चारों ओर से। परितय माने चारों, तो राउंडिंग हो गया आपका। जी सर्वतय माने सभी ओर से। जी समया माने नजदीक, समीप समय माने नजदीक होता है। निकषा माने भी नजदीक होता है।
और प्रतिमाने होता है, प्रतिमाने की का ओर। वही मतलब, प्रतिमाने वही, प्रतिमाने जो सो भी समझ लीजिए, प्रति का मेरा अर्थ नहीं आ रहा, प्रति का मतलब क्या है, संजोगा की ओर। अपि द्वितीया, ये संजोग आने पर, ये संजोग होने पर क्या लगता है, द्वितीया का प्रयोग होता द्वितीय। है। अब जिसके जो चारों ओर रहेगा उसमें द्वितीया लगेगी, जिसके दोनों तरफ रहेगा वहां द्वितीया लगेगी, जिसके नजदीक होगा वहां द्वितीया लगेगी। मतलब ये मतलब बता रहा है कि जिसके चारों ओर ये चीजें मिलेंगी। देखिए यहाँ अर्थ भी लिखा हुआ है, उभयते माने, उभयते और अभितय का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ होता है। परितय दोनों। का मतलब क्या होता है, चारों तरफ चारों। होता है। चारों। सर्वतय का मतलब क्या होता है, सभी ओर होता है। समया का मतलब क्या होता है, समीप होता है। समय। और निकषा का मतलब निकट होता निकट। है। और प्रति का मतलब होता है की ओर, की। की ओर होता है। के योग में जी द्वितीया का प्रयोग होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, रख लीजिएगा इसको। कभी कभी क्या करता है, ये मान लो ये दे देगा, ग्रामे अभितय पर्वता संति, कहेगा कि ये वाक्य जो किस सूत्र से बना हुआ है, तो चार ऑप्शन देगा आपको, उसमें इसमें चार डालेगा वही। तो उसमें से अभितय परितय समया निकषा वाला जो रहेगा उसको आप जो है क्या कर लेंगे, वहां से सही कर लेंगे। द्वितीया का प्रयोग इसमें इस तरह से होता है। यहाँ पे ग्रामम अभितय पर्वता संति, गांव के चारों तरफ क्या है, पर्वत है। पर्वत। नहीं, दोनों तरफ पर्वत है। अभितय मतलब दोनों तरफ होता है, अभितय और उभयतय का मतलब दोनों तरफ होता है। तो गांव के दोनों तरफ पर्वत है, इसलिए यहां से सही कर लेंगे इसको। अगला में आ जाइए। अगला यहां से विद्यालय के चारों ओर नदी है। अब देखिए जिसके चारों तरफ नदी है वहीं पर लगाना आपको है द्वितीया। तो चारों तरफ नदी किसके है, विद्यालय। विद्यालय के। विद्यालय में आपको द्वितीया लगाना है। विद्यालय में हो गया, देखिए परितय जो कहते हैं वो शब्द लगा हुआ है, नदी अस्थि में नदी है। विद्यालय के दोनों तरफ नदी मतलब क्या होगा, विद्यालय दोनों तरफ मतलब विद्यालय में आपको द्वितीया, विद्यालय में द्वितीया प्रयोग करना आपको है। अच्छा बताओ विद्यालय में संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। सूत्र बताइए। आकाश वरड़े दीर्घा। अकह सबड़े, अकह में कौन कौन से वर्ड आते हैं, आ ई ले। बताइए। अभी कल इस पर चर्चा किए थे हम कि मतलब प्रत्याहार को लेकर के थोड़ा सा देखिए, देखना सबकी जिम्मेदारी है भाई। हम भी जो है कि हमको भी संस्कृत नहीं आती थी, बीए भले संस्कृत से किए हम हैं, लेकिन हमको बीए पढ़े लेकिन हमको बीए अनुवाद, संस्कृत अनुवाद करना हमको आया नहीं। वैसे जोड़ते थे, यश पद से जोड़ करके जो है बीए पास किए किसी तरह से। अंत में संस्कृत हमको तब आई जब हमने पढ़ाया आप लोगों को। संस्कृत हमको तब आई जब हमने पढ़ाना पड़ा मुझे, तब मुझे संस्कृत कुछ चीजें मुझे ज्ञान हुआ, हाँ इसमें ऐसे ऐसे होता है, अनुवाद इसका इस तरह होता है। देखिए यहाँ पे जो अकय वर्ड आपका है, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें अकय जो है आ ई उ री ली, अयुड़ में आपके जो है, अयुड़ जो पूरा आपका है उसमें 3 से 5 वर्ड आपके आते हैं, आ ई उ री और ली। 5 वर्ड से आपका अकय बनता है। बताओ सवर्ण माने क्या होता है, सवर्ण माने, उसी के समान। सवर्ण माने उसी के समान वर्ड, मतलब उच्चारण स्थान बाकी चीजें बिल्कुल समान जिसका मिल जाए उसी को सवर्ण कहते हैं। समान समान मिलने पर बड़ा हो जाता है भाई, सही बात है। अगर दो समान बुद्धि वाले मिल जाएं तो गाड़ी बहुत आगे निकल जाएगी। चलिए आगे आ जाइए। इसमें ये देखिए सारी चीजें वही दिया है घुमा फिरा करके, उसको आप देखिएगा। अगला सूत्र पे हम और सीधे ले चलते हैं आपको हैं। यहाँ पे है काल ध्वनो अंत ध्वनोर त्यंत संयोगी द्वितीया। देखिए इसको माला सहित पढ़ाती हैं रतनमाला सिस्टर हमारी, लेकिन मान लीजिए इसमें तो तबीयत सही नहीं उनकी, इसे पढ़ा नहीं पा रही है संस्कृत आप लोगों को। लेकिन संस्कृत का सही सही चीज जो है जो बताएंगे आपको, जो समझाएंगे आपको वही बताएंगे। लेकिन उनकी समस्या ये है कि संस्कृत के अलावा हिंदी में नहीं जाएंगे वो, ना ही अंग्रेजी बताएंगे आपको। लेकिन हमारी बढ़िया बात है कि हम आपको तीनों चीजों में जो है कुछ ना कुछ बताएंगे आपको। लेकिन वहां आपको मात्र संस्कृत मिलेगी, यहाँ आपको जो है हो सकता है कि तीनों चीजें काम की मिल जाए आपको। तो काला ध्वनो अत्यंत संयोगी द्वितीया, मतलब काल और ध्वनि। देखिए यहाँ लिखा है कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में यदि क्रिया का अतिशय लगाव या व्याप्ति हो तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में यदि जो है कि क्रिया का अतिशय लगाव हो,
मतलब इनसे लगातार लगाव हो तो वहां पे क्या द्वितीय अव्यक्त प्रयोग होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कोस भर नदी टेढ़ी है। कोस भर नदी क्या है? टेढ़ी है। टेढ़ी। मतलब कोस भर। अब यहाँ पे देखो लिखा है क्रोसम कुटिला नदी। क्रोसम। अब देखिए कोस समय भर और यहाँ माप। पे, यहाँ पे जो कोस है उसमें क्रोसम द्वितीय लग जाएगा यहाँ पे। अब देखिए वैसे हाँ। देखिए यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं समयवाचक मार्गवाचक जो आपका है कालवाचक, और देखिए ये मार्गवाचक था, देखिए ये कालवाचक है। देखिए यहाँ पे 9 मैं महीने भर व्याकरण पढ़ा। मैं महीने भर, तो अहम मासम व्याकरण। देखिए यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ पे द्वितीय मौसम। लगा यहाँ पे। तो महीने भर, साल भर, 2 साल भर, मतलब इस तरह का जो है रास्ते भर। तो इस तरह से जहां शब्दावली मिलेगी वहां पर आपको जो है काला धनो, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा कई बार परीक्षा में आया, क्योंकि थोड़ा सा समझ में नहीं लोगों को आता है क्या मतलब इसका है, इसलिए परीक्षा में कई बार टच करके देता है, इसको पूछता है इसमें क्या लगेगी आपको। तो क्रोसम और मतलब ध्वनिवाचक नहीं मार्गवाचक और कालवाचक शब्दों में अगर जो है गत के मतलब क्रिया के साथ लगातार लगा हुआ है, जैसे महीना भर पड़ता है, 2 साल से पढ़ रहा है, कोस भर चलता है, रास्ते भर, इस तरह प्रश्नावली मिलेगी जहां पे आपको, वहां पर जाने का आप लोग द्वितीय का प्रयोग आपको करना है। अगला देखिए यहाँ पे बिना योगे तृतीया द्वितीय, बिना के योग में भी क्या लगता है? द्वितीय लगती है। इसे परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती। परिश्रम के बिना, तो जिसके बिना कोई काम ना होता वहां पे क्या लगता है? द्वितीय प्रयोग होता है। जैसे परिश्रम के बिना, परिश्रम में क्या लग जाएगा? द्वितीय लग जाएगी। द्वितीय। और बिना विद्या न भवती, देखिए यहाँ पे परिश्रम के देख करके आपको ये लगेगा के किसमें किसका चिन्ह है? के किस कर्म। विभक्त का चिन्ह है? नहीं, को नहीं। कर्म का चिन्ह है। का के नाने ने रा रे रे, ये संबंध कारक का चिन्ह है। तो पहली बात संबंध तो का। आपको हिंदी में देखकर आपके मन में भ्रम पैदा हो जाएगा, भैया ये कर्म कारक का है चिन्ह है कि आपके संबंध कारक का है। हो सकता है परिश्रमस्थ लगा दे वहां पे के देख करके, तो वहां गलत हो जाएगा। वही चीज बताना है, बिना शब्द अगर आया हुआ है तो, और उसके पहले जिसके बिना कोई काम ना होने वाला हो, इसे राम के बिना कोई काम नहीं होगा, तो रामस से कर ले वहां पे, रामम करें हम, रामम। रामम करना हमको है। और राम के देख करके आपको लगेगा खष्टी व्यक्ति यहाँ पे है, तो राम के पर ध्यान नहीं देना आपको, यहाँ पे ध्यान किस पर देना है? ध्यान आपको यहाँ पे बिना पर देना है, इस पर ध्यान देना है। अगर बिना शब्द आया हुआ है तो भले ही वहां के लगा हुआ, आपको द्वितीय का प्रयोग वहां पे करना आपको है। अब देखिए यहाँ पे धन के बिना लाभ नहीं होता, धन के बिना, तो बिना के लिए धनम लगेगा, तुम हो जाएगा धनम बिना लाभम न भवती। आगे आ जाइए, टाइम बताइए भाई। करण का। चलिए करण कारक देख लीजिए कि आप लोग देखें, उसके बाद हम लोग आप प्रश्नोत्तरी पर आएंगे। 30 प्रश्न हमने रखा अलग से है करण कारक 9 पर। बज गया। चलिए 9 बजने दीजिए, 10 बजे तक चलेगा। करण कारक देखिए, करण माने क्या होता है? देखिए यहाँ लिखा है इंस्ट्रूमेंटल, देखिए जो मैंने बताया वो लिखा भी यहाँ पे है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल मतलब क्या होता है इंग्लिश में? औजार होता है। इंस्ट्रूमेंट का औजार। मतलब क्या होता है? औजार। मतलब क्रिया को करने में कर्ता जिस औजार का सहयोग लेता है, उस औजार में क्या लगता है? तृतीया का प्रयोग होता है। यहाँ लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा उसी चीज को लिखा हुआ है, साधक तमम कर्णम, जो क्रिया को करने में साधे या साधन का काम करे, उसमें क्या लगता है? वहां पर कर्णम होता है, मतलब तृतीया का प्रयोग वहां पे होता है। जो क्रिया को करने में साधन हो या यंत्र जो हो, उसमें क्या लगता है? तृतीया का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, जो हिंदी में लिखा है उसने, क्रिया को करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे करण कहते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट या बाकी चीजों का प्रयोग यहाँ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए अगली चीज क्या यहाँ पे है, करण कारक का चिन्ह से द्वारा है, मतलब द्वारा कैसे? राम के द्वारा। तो द्वारा शब्द जो लगता आपका है, इसे फरसे के द्वारा, टांगे के द्वारा, इस तरह का जो शब्द लगता है वहां पे कर्ण कारक होता है। अब देखिए राम ने रावण को तीर से मारा। अब बताओ राम ने रावण को किससे मारा? इसलिए तीर मुख्य से। से रावण को मारने में कौन सा सहयोग आया? तीर सहयोग में। तीर में क्या लगेगा आपका? तृतीया लगेगा आपका तीर में। अब देखिए यहाँ पे राम है कर्ता कारक है, रावणम जो है कर्म कारक है, और तीर जो आपका तृतीया है यहाँ पे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है आपका, ये बाड़ेन देखिए तृतीया हो गया सीधे। और हतवान माने मारा।
रामम रावणम बाणेन हतवान, राम ने रावण को बाण से मारा। वह मुख से बोलता है, या मुख क्या हो जाएगा, बोलने का काम किससे हो रहा है, मुख से हो रहा है। तो मुख मुख जो है से। का औजार यहाँ पे है, एक तरह से सहयोगी चीज है, तो यहाँ पे मुखेन हो जाएगा, स मुखेन बदती। अब यहाँ देखो लिखा तीर से मारने मुख सहयोग होने के कारण तृतीया लगी है। देखिए यहाँ पे लिखा कर्णे तृतीया, सेम चीज वही पुनः है। मैं कलम से लिखता हूं, भाई लिखने वाला काम कलम से हो रहा है ना, तो कलम में क्या हो जाएगा आपका, तृतीया हो जाएगी। हम कलमे ने लिखा में, राजा रथ से जाते हैं, रथ से, रथ में तृतीया हो जाएगी आपका यहाँ पे। तो यही चीज आपकी है। अगला चीज देखिए सहायते, सहार्थे तृतीया, जो सहायता में जो साथ वाले, जिसके साथ जाया जाए। सहार्थे मतलब होता है साथ, सह माने साथ होता है, तो जिसके साथ कोई काम हो उसमें क्या लगता है, तृतीया लगता है। अब देखिए सह माने साथ लिखा, शब्दों के योग में तृतीया व्यक्त का प्रयोग होता है। यहाँ लिखा है सह साकम सार्धम समम। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, परीक्षा में कई बार प्रश्न यहाँ से आया भी है तृतीया वाला। राम के साथ सीता बन गई, तो जिसके साथ जो जाए वहां पे क्या लगता है, तृतीया लगती है। जैसे किसके साथ सीता जा रही है, राम के साथ, तो राम में क्या लग जाएगी, तृतीया। स सीता बनम अगच्छत, बन गई, मतलब एक, अच्छा बताओ कौन से लकार में है ये वाक्य किस लकार में है, किस लकार में वाक्य है ये, बस सभी लोग मौन हो गए भाई, जुड़े नहीं लोग, निकल चुके हैं, बचे हैं लोग, जनता। चलिए सभी लोग मौन है पूरी तरह से। बताइए भाई इसमें कौन सा कारक लगेगा, लकार कौन सा है इसमें, रामेण से सीता बनम गच्छत में लकार, गच्छत में लकार कौन सा है, किस लकार का वाक्य है। गच्छत का रूप नहीं याद किसी को, गच्छत का रूप किसी को नहीं याद है, गच्छति गच्छति। गच्छन्ति, तो गच्छत इसमें आएगा कहीं, या गच्छत इसमें कहीं आएगा, ये लंग लकार में है, भूतकाल में है, भूतकाल में लंग लकार में है। हेलो, और वह, हाँ बताइए, हेलो, हाँ, नेटवर्क गायब हो गया क्या आपके यहाँ से, चलिए बार बार नेटवर्क लग रहा है आपके यहाँ नहीं है। मेरा स्क्रीन दिख रही है सभी लोगों को ना, स्क्रीन दिखाई पड़ रही है ना मेरी। जी। अब देखिए अगर मान लीजिए समझ में ना इसको बात, यहाँ देख लीजिए भाई, वही इसी का अनुवाद हिंदी में हुआ ये है, इसी का संस्कृत अनुवाद है ना। राम के साथ सीता बन गई, तो कौन सा टेंस होता है यहाँ पे, कौन सा काल है हिंदी में, बताइए हमको, हिंदी में कौन सा काल है ये, हिंदी में कौन सा काल है। हिंदी में प्रश्न अब सही से आएगा ना, काल का प्रश्न हिंदी में भी सीधे आता है, कहेगा इसमें जो है कि वर्तमान काल है, भूतकाल, भविष्य काल, उसमें भी 4 में है, किसी में 3 है, किसी में 5 है। अब बताइए किस काल का वाक्य है ये, राम के साथ सीता बन गई, सामान्य भूतकाल का वाक्य है, सामान्य भूतकाल का वाक्य, इसी को अंग्रेजी में पास्ट इंडिफिनिट बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, परीक्षा में प्रश्न सीधे इंग्लिश में ही पूछता है, हिंदी में पूछेगा सीधे कि इस काल का वाक्य, मान लो वाक्य दे दिया आपको, पूछेगा कि वाक्य है ये सामान्य भूतकाल का है कि आसन्न भूतकाल का है, कि आपका जो है कि क्या बोलते हैं, 3 4 5 प्रकार के भूत होते हैं। आसन्न भूत का है कि किंग, क्या बोलेंगे उसको भाई, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा में आता है, वर्तमान। पूर्व भूतकाल हो गया, एक आपका हेत हेतुमत आता है, हेत हेतुमत, हेतुमत प्रश्न परीक्षा में आपके अब तक जो आए हुए हैं, काल से परीक्षा में जो प्रश्न आपके आए हुए हैं, आसन्न भूतकाल से हेत हेतुमत काल से आए हुए हैं। तो ये दिमाग में रखिएगा अपने आप, जो हेत हेतुमत आपके फ्यूचर में आपके है, और आपके जो है भूतकाल में है, दो में आपके हित में, दो में आपके आते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाक्य आपका जो है पास्ट इंडिफिनिट का है, या सामान्य भूतकाल का है, या आपको संस्कृत में इसको लंग लकार कह दीजिए, लंग लकार का है। तीनों चीजें कुछ न कुछ आप लोग जानिए, तब परीक्षा में आगे बेड़ा पार होगा, एक नंबर कम हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी।
एक नंबर बढ़ जाएगा तो आपको नौकरी मिल जाएगी। हम्म, तो नौकरी जो है एक नंबर से ही मिलती है। एक नंबर आपको नौकरी दिलाएगी, एक नंबर आपको नौकरी ले जाएगी आपकी। आगे देखिए आपका यहाँ पे है अपवर्गीय तृतीया। अपवर्गीय तृतीया आपका यहाँ पे है। अपवर्ग का मतलब क्या होता है? अब देखिए यहाँ लिखा अपवर्ग अर्थात कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति के अर्थ में। कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति के अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ लिखा है वह 1 वर्ष से व्याकरण पढ़ लिया। वह 1 वर्ष में व्याकरण पढ़ लिया मतलब 1 वर्ष में उसने काम को पूरा कर लिया। तो अब देखिए यहाँ पे वो जितने जितने टाइम में काम करेगा उसमें क्या लगेगा, वहां तृतीया प्रयोग। जैसे यहाँ लिखा है वर्षेण व्याकरणम। वर्षेण माने 1 वर्ष में। स वर्षेण व्याकरणम अपठत कालवाचक हो गया है। अब अगला है मैंने 3 कोश में कहानी कह दी। अब 3 कोश वाली बात यहाँ पे देखिए हम कोश त्रयेण कथा हो जाएगा। अगला देखिए आपका हेतु तृतीया। हेतु तृतीया और हेतु में खष्टी भी लगती है, भी जानिएगा। हेतु तृतीया हेतु खष्टी दोनों व्यक्तियों का प्रयोग आपके हित में होता है। परीक्षा में कई बार इसको दिया भी है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे वह कष्ट से रोता है। वह कष्ट से रोता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सह कष्टेन रोदिते। और लड़का हर्ष से हंसता है मतलब क्यों हंसता है, हर्ष के कारण हंसता है। तो यहाँ पे बालक हर्षेण हसन्ति। और सीधे जो है इसी सूत्र के द्वारा जो है हेतु खष्टी में हेतु के द्वारा जो षष्ठी का भी प्रयोग होता है। आगे आपको मिलेगा, षष्ठी में जाएंगे आप। तो अगला यहाँ पे है उन्वार प्रयोजनार्थेषु तृतीया। उन माने होता है बड़ा, नहीं छोटा होता है भाई, मैं गलत बता गया। उन माने होता है हीन, वारण मतलब निषेध, और प्रयोजनार्थम शब्दों में तृतीया का प्रयोग होता है। और यहीं पर शायद हमें लग रहा है कि खष्टी या पंचमी भी सप्तमी भी लगती है। देखिए फिलहाल वह एक कम, इसे एक कम माने क्या हो जाएगा, एक नहीं न, एक में क्या लगेगा, तृतीया लग जाएगी। कलह मत करो तो रोकने के अर्थ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलह में क्या हो जाएगा, तृतीया लग जाएगी। मतलब वारण करना, निषेध करने में तृतीया लगेगी। और तुल्य के अर्थ में राम के समान, रामेण तुल्य, यहाँ पर भी आपका तृतीया प्रयोग हुआ है। कृष्ण के समान, कृष्ण सदस्यम। तो इस तरह से आपका जो है उन वारण और प्रयोजन के अर्थ में जो तृतीया का प्रयोग आपके होता है। अगला चीज देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार यहाँ से आते हैं आपके, सबसे इंपॉर्टेंट आपका सूत्र यह है, जहां से परीक्षा में प्रश्न उठा ही देता है दो एक साल बाद जो है। और वो सूत्र कौन सा आपका है, एनांग विकार है। एन अंग विकार है तृतीया। एन माने जिस, अंग माने अंग में, विकार का मतलब जो है समस्या कोई हो। तेन तृतीया माने वहां पर क्या होता है, वहां पर तृतीया का प्रयोग होता है। मतलब जिस अंग में कोई समस्या होती है उसमें क्या होता है, वहां पर तृतीया का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए लिखा, जिस अंगवाचक शब्दों में विकार का ज्ञान होता है उस विकार रूपी अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे है मोहन पैर से लंगड़ा है। बताओ भाई दिक्कत कहाँ पे मोहन को है, किस में दिक्कत है? पैर। मोहन को दिक्कत किस में, पैर में दिक्कत है। तो पैर में क्या लग जाएगी, तृतीया लगेगी। अब देखिए मोहन है, कर्ता कारक है, कर्ता कारक में हो गया है। अब देखिए पादेन में तृतीया लगेगी क्योंकि पैर में समस्या थी उसके, पादेन हो गया। खंजय माने होता है लंगड़ा, वो पैर से क्या है, लंगड़ा है। सीता पीठ से कुबड़ी है। अब पीठ में क्या लग जाएगी, तृतीया लगेगी। सीता पृष्ठेन कुब्जा। वह आंख से अंधा है। अब आंख में क्या लग जाएगी, तृतीया लगेगी। अब देखिए यहाँ पे नैनाभ्याम है। नैनाभ्याम का मतलब क्या हो गया, आंखें दो वचन में प्रयोग होती हैं। जैसे आपकी आंख हो गया, नाक हो गया, ये किस में आती हैं, आंख, नाक और कान, ये दो वचनों में प्रयोग होते हैं। तो नैनाभ्याम इसलिए यहाँ लगा क्योंकि आंख कितने आपकी होती हैं, दो होती है। कान कितने होते हैं, दो होते हैं।
नाक कितने होती हैं? 2 होती हैं। आंख कितने होती हैं? 2 होती है। सिर्फ शब्द मिलेंगे जहां पे आपको, वहां पे द्वितीया का प्रयोग आपको करना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा द्वितीया लगा, तृतीया का द्वितीया व्यक्त लगी हुई है, 2 वचन लगा हुआ है। स नयनाभ्याम अंध है। यहाँ पे काढ़े बताओ, काढ़ा मतलब क्या करते हैं? काना होता तब, अगर मान लो यहाँ पे आंख से अंधा काना होता तब क्या करते हैं हम यहाँ पे? क्या तभी द्वितीया लगाते? क्या तभी 2 वचन लगाते? नहीं लक्षण लगा। लक्षण एक भाई वचन में। काना का मतलब है कि एक का आंख से काना है, एक आंख सही उसकी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। स नयनेन काढ़, काढ़ हमारे काना, वह आंख से काना है। तो यहाँ पे नेत्रेण, स नेत्रेण या नयनेन काढ़ करेंगे वहां पे। मतलब जानिएगा कि मतलब अगर भाई एक कान से गड़बड़ है तो उसमें एक वचन लगाएंगे, 2 से गड़बड़ तब 2 वचन लगाएंगे। चलिए, सुरेश काढ़ाभ्याम बहिर है, दोनों कान से बहिर है ये। अगर एक्कस होता तो कड़ेन हो जाता तुरंत। यहाँ पे अगर मान लिया होता तो सूर्य से एक कान से बह रहा है तो क्या हो जाता? सुरेश कड़ेन बधिर, या दोनों कान है तो क्या हो जाएगा? सुरेश काढ़ाभ्याम बधिर। अगला आ जाइए, सूत्र आपका है सूत्रम इत्यम भूतम लक्षणे तृतीया, इत्यम भूतम लक्षणे तृतीया, जिससे किसी देखिए यहाँ पे इसकी व्याख्यान लिखा हुआ है, जिस लक्षण से विशेष से कोई वस्तु या व्यक्ति की पहचान होती है उसे लक्षण विशेष वाले शब्दों में तृतीया का प्रयोग होता है। मतलब जिसके देख करके लगे कि हाँ किसी व्यक्ति पहचान से, मान लीजिए कि वह मुझ से ब्राह्मण लग रहा है या वह नजरों से चोर लग रहा है, तो जिसके दिखने से लगे कि हाँ नजर से लगे, चाहे उसके पहनावे से लगे, तो जिसको दिखने से लगेगा उसमें क्या लगाएंगे आप? वहां पर तृतीया लगाएंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नीचे है आप सारे। वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। भाई तपस्वी कैसे लग रहा है? वो तपस्वी हुआ जो है जटाओं से लग रहा है। जटाओं में क्या लग जाएगा? तृतीया लगेगा। इत्यम भूत लक्षण में यही सूत्र बता रहा है। मतलब जिस चीज को देख करके उसके व्यक्तित्व का या उसके बारे में पहचान होती है उसमें क्या लगता है? तृतीया लगती है। तो वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है, तो क्या जटाओं में क्या लग जाएगा? तृतीया का प्रयोग करेंगे यहाँ पे हम। तो स है जटा भी तापसय प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। सोहन चंदन से ब्राह्मण मालूम पड़ता है। भाई चंदन लगा लेंगे तो क्या लगते हैं आप? हैं चंदन लगाने से लोग ब्राह्मण लगते हैं। तो यहाँ लिखा सोहन चंदनेन ब्राह्मण प्रतीयते, सोहन चंदन से क्या लगता है? ब्राह्मण लगता है। मान लीजिए अगर किसी ने पूछ लिया वो चोटी से ब्राह्मण लगता है, तब क्या अनुवाद करेंगे इसका? चोटी से ब्राह्मण लगता है, तो क्या अनुवाद करेंगे? सोहन चोटी से ब्राह्मण लगता है। सोहन है, अब चोटी का भाई क्या बनेगा? इसका जटा कर लीजिए या चुटका कर लीजिए, चाहे चुटकेन ब्राह्मण प्रतीयते। और कुछ लोग तो हाथ में जो बांधते हैं क्या बोलते हैं उसको? है कलावा। वह कलावा से गुलाम लगता है, अनुवाद क्या करेंगे इसका? वह कलावा से गुलाम लगता है। गुलाम है, सही बात है कि साफ साफ जब मंत्र पढ़ते हैं, जब ब्राह्मण लोग जो है हाथ में बांधते हैं कलावा है, तो पढ़ते हैं जिस तरह से मैंने बाली को बांधा था उसी तरह से मैं आपको ही बांधता आज हूँ। और जनता बड़े खुशी खुशी से जो है हाथ में कलावा बंधा कर खुश हो जाती है। बड़े लोग चाव से उसको ले घूमते हैं, ऐसे लगता है कि मतलब दुनिया का बहुत बड़ा जो है ये पवित्र बंधन बांध लिए, अपने हाथों में बांध लिए। तो इसका मतलब है, कहने का तात्पर्य हमारा ये यहाँ पे है कि जिससे जो चीज प्रतीत होता है उसमें क्या लग जाएगा आपका? तृतीया का प्रयोग वहां पे करेंगे आप। चलिए अब समाप्त होने वाला है यहीं पे। इसके बाद आपके 30 प्रश्नोत्तरी है। तो यहाँ पे सूत्र है अनुक्ते कर्तर तृतीया। देखिए अभी जो कर्म कारक वहां पे आया था, अनुक्ते माने कर्म कारक है, युक्ते माने होता है कर्ता कारक। अनुक्ते कर्तर तृतीया, अनुक्ते में क्या होता है? कर्ता में क्या लगती है? तृतीया लगती है। ये चीज बता रहा है। कर्म कारक और भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे संस्कृत में मतलब भाववाच्य भी है, मतलब हिंदी संस्कृत दोनों में क्या है आपका? भाववाच्य है। तो अनुक्ते कर्तर तृतीया, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में क्या लगता है? तृतीया का प्रयोग होता है आपके। चलिए देख लीजिए यहाँ पे अब, राम के द्वारा रावण मारा गया, राम के द्वारा रावण मारा गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रावण है,
राम मार रहा है, रावण को मार रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रामेण। यहाँ पे कर्ता था, प्रथम होना चाहिए था, इन तृतीयम लगा हुआ है, जिसको मारा और द्वितीयम लगा हुआ है, और हतय शब्द यहाँ पे है, प्रथमा में लगा हुआ है। तो रामेण रावण हतय, राम ने रावण को मारा, हन्यते होना चाहिए भाई, इसके हतय लगा कैसे यहाँ पे है। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? मेरी आवाज तो मिल रही है? मिल रही है सर। चलिए ठीक, हतय शब्द में समझ नहीं है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे है मेरे द्वारा हंसा गया, कर्म कारक में, सिद्ध पूरी तरह से कर्म कारक में है ये। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मया हस्यते, मया हस्यते हो जाएगा। और अब आपको हम सीधे ले चलते हैं। अब दो कारक आपको हम पढ़ाएंगे, चौथा, पांचवा, छठवां हम कल पढ़ाएंगे आपको। अब उसके बाद पुनः हम ले चलेंगे आपको। अब सीधे ले चलते हैं आपको, हम हैं प्रश्नोत्तरी में ले चलते हैं। जो पढ़ा आपने उसका जवाब दे दीजिए अब। चलिए, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी सर। चलिए, आपको अब बताना है इसमें सही क्या करेंगे आप। सूर्य के अस्त होने पर राम घर गया जाएगा, अस्य शुद्ध रूपणम अस्ति, इसका शुद्ध रूप क्या है यहाँ पे? पहला इसमें है ऑप्शन नंबर 1 है सूर्यमस्तम गते। चलिए कठिन है, बता देना उसका जवाब क्या हो जाएगा आपका। सूर्यम अस्तम गते रामम गृहम गमिष्यति। राम, तो सूर्य के अस्त होने पर राम जो घर जाएगा, इस तरह इसका अनुवाद बनेगा इसका ये, सूर्यम अस्तम गते रामम गृहम गमिष्यामि। चलिए कठिन था थोड़ा सा, मैं इसलिए हटा दे रहा हूं इसको। अगला प्रश्न आपका, शुद्धम अस्त शुद्ध रूप क्या है? रजकाय वस्त्रम ददात, जो प्रश्न मैंने बताया था, दुखी प्रश्न आ गया यहाँ पे। रजकाय वस्त्रम ददाति, रजक माने के अंतर क्या होता है आप लोग? धोबी होता है। रजकस से माने क्या होता है? धोबी होता है। अब देखिए यहाँ पे, रजकाय वस्त्रम ददाति, रजकस्य वस्त्रम ददाति, रजकम वस्त्रम ददाति, और रजके वस्त्र में क्या सही करेंगे यहाँ बताइए आप लोग? षष्ठी, तृतीया, चतुर्थी क्या लगाएंगे? जवाब देखिए यहां से, देखिए जवाब 20 है यहां से। मेरी आवाज तो मिल रही है आप लोगों को? यहाँ देखिए बी वाला सही है। बी वाला सही कैसे है? वास्तव में यहाँ होना चाहिए था क्या? आप लोग इसे क्या कि नॉर्मली जो प्रयोग है, संप्रदानम होना चाहिए, चतुर्थी लगनी चाहिए, लेकिन लगा क्या यहाँ पे? खष्टी लगी हुई है। खष्टी लगने का मतलब ये है, अगर किसी को हम कोई वस्त्र अगर दे रहे हैं, पुनः उसको लेने के उद्देश्य अगर दे रहे हैं, मतलब हमें आपको खष्टी का प्रयोग करना पड़ता है ऐसी कंडीशन में। नॉर्मली क्या लगता है, अगर ब्राह्मण को दान देना आपको है, कुछ और करना है, तो वहां पे आपको चतुर्थी लगाना पड़ता है। ये अंतर दोनों में है, इसलिए प्रश्न आपका यहाँ पे आया हुआ है। तो संप्रदानम चतुर्थी ना होकर क्या है यहाँ पे खष्टी का प्रयोग हुआ है। अगला आ जाइए, शुद्धम अस्त शुद्ध रूप है, विप्राम विप्राय गाम गच्छति याच्छति, विप्रम गाम याच्छति, विप्रे गाम यच्छति, विप्रस्थ गाम यच्छति। क्या सही करेंगे? क्या सही डी करेंगे वाला। भाई? डी वाला सर। डी वाला तो खष्टी हो जाएगा भाई। दान देने का में क्या लगता है? सप्तमी, चतुर्थी लगती है। गाय संप्रदान चतुर्थी। जी आपका पहला वाला सही यहाँ पे। जी। रमेश धावते पतति। ऑप्शन यहाँ भरना आपको, यहाँ पे खाली जगह में भरना आपको है। अश्वात, अश्वस्य, अश्वे, अश्वेन। क्या सही करेंगे? इसका मतलब यहाँ पे है, रमेश धावते पतंत, रमेश दौड़ रहा था और गिर गया। किससे गिरा? ये लगाना आपको यहाँ पे। घोड़े से। अश्वात, अश्वे, अश्वेन। अश्वे। अरे भाई पंचमी यहाँ पे है, अपादाने पंचमी, अलग होने पर पंचमी लगती है ना। जी जी सर।
क्या लगाएंगे यहाँ पे? अस्वाद लगाएंगे, अश्वस लगाएंगे, अश्वे लगाएंगे? पंचमी में कौन यहाँ पे है? स्वाद रामात अस्वाद है, वैसे अस्वाद होता है। जैसे रामात वैसे अस्वाद होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, वृक्षात पत्राणि पतंति, वैसे अस्वाद होता है। घोड़े से रमेश गिरता है। यहाँ पे अस्वाद शब्द यहाँ पे आया, इसलिए आया हुआ है। तो पंचमी सही हो जाएगा, मतलब पहला सही हो जाएगा इसमें। अगला है खाली जगह यहाँ पे पर्ण पतति। चलिए अभी बताया, तुरंत आ गया। क्या सही करेंगे? वृक्षात तो सूत्र कौन सा यहाँ पे है? सूत्र बताइए, सूत्र कौन सा है? अपादाने पंचमी। सूत्र इसका यहाँ पे है अपादाने पंचमी। अलग होने के अर्थ में, जहां से जो चीज अलग होती है वहां पे क्या लगता है? वहां पर षष्ठी पंचमी का प्रयोग होता है। पंचमी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अलग होने के अर्थ में क्या हो जाएगा? पंचमी का प्रयोग हुआ है। वृक्षात पर्णम, पर्णम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। यहाँ पे पर्णम पर्णम होना चाहिए, यहाँ पे पर्ण लिखा हुआ है, पर्णम होना चाहिए था ये, क्योंकि पत्रम या पर्णम तो नपुंसक लिंग में है, गलती से लिख दिया गया यहाँ पे है। अगला है द्वारपालय त्रायते यावलिक रक्षति। द्वारपालक किसकी रक्षा करते हैं? क्या सही करेंगे? प्रसाद, प्रसादात, प्रसादस्य, प्रसादे। क्या लगाएंगे? कठिन लग रहा है आप लोगों को? इसका डी वाला सही है। द्वारपाल जो है, प्रसाद माने होता है महल, महल की रक्षा करते हैं या बचाते उसको, महल को रक्षा करते हैं या बचाते हैं। रक्षणे सप्तमी प्रयोग होता है, रक्षणे सप्तमी। तो यहाँ पे सप्तमी का प्रयोग हुआ है प्रसादे में। द्वारपाल है। चलिए पुनः प्रश्न आ गया वही। अगला प्रतिहारय, पुनः शब्द देखिए वही है। प्रतिहारय माने होता है जो सैनिक होते हैं या रक्षक जो होते हैं। त्रायते रक्षति, क्या सही करेंगे यहाँ पे? चौरान, चौरे, चौरेभ्यम, चौरेशु। चौरे सेम चीज वही है। चोर दो थे भैया इसमें। चोरी माने एक चोर होता है, यहाँ चोर कई ठो है, इसलिए दो वचन लगा सप्तमी है, दो वचन में लगा हुआ है। तो चौरेभ्यम में हो गया यहाँ पे, चौरेभ्यम। अगला है दिनेश प्रमादयति, मैंने बचाना है। प्रमादित मैंने होता है बचाना, रोकना। तो क्या लगाएंगे? धर्म, धर्मेण, धर्मे, धर्मात। प्रमाद वाला भी सूत्र आया था एक, प्रमाद वाला। प्रमाद वाले में क्या लगाते हैं? अभी नहीं आया था ये, पंचमी प्रयोग इसमें होता है। धर्मात, धर्म से रोकता है। प्रमादात कुछ करके है, पंचमी में है ये। अपादाने पंचमी है ये, तो रोकने के अर्थ में पंचमी का प्रयोग होता है। तो दिनेश धर्मात प्रमादयति, दिनेश धर्म से भागता है या रोकता है, इस तरह करके कुछ बनता है इसका है। अगला छात्र स्मरति, क्या स्मरति? मातरम, भ्रातरम, मात्रे, मातु, माता। देखिए भाई जवाब देखिए, तो कठिन दे दिया है फिलहाल, ठीक है। कठिन आएगा तब आसान मिलेगा। छात्र मातु स्मरति, छात्र जो है माता का स्मरण करते हैं। छात्राएं जो है छात्र माता का स्मरण करती है। अगला है पुत्र, खाली जगह है। संजानीते, पुत्र। और पितरम, पिता, पित्रे, पितु। क्या सही कर देंगे यहाँ पे? संजानीते मैंने हमको नहीं आ रहा है, संजानीते का मतलब क्या है? पुत्र,
चलिए देख लीजिए भाई, थोड़ा सा अर्थ नहीं पता है मतलब क्या इसका है। ये वाला है पितरम, पुत्रे पितरम, पुत्र पितरम संजानीते। पितरम मतलब होता है माता पिता हो गया आपका। अच्छा बताओ पितरम में समास कौन सा होगा? पितरम में समास कौन सा करेंगे? द्वंद्व, द्वंद्व। विग्रह करिए, क्या बनेगा? माता च पिता। माता चाहे पिता चाहे। चलिए बहुत बढ़िया, जी। द्वंद्व समास यहाँ बनेगा इसका, से द्वंद्व समास बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इसका ये वाला सही है। अगला है सहागत पिता भ्रमणाय। यहाँ देखिए वैसा साकम साधम वाला है, तो क्या करेंगे, सही करेंगे यहाँ? पुत्रेण सह सहागतः पिता। साकम साधम यहाँ पे है, तृतीया लगा हुआ है। पुत्रेण सहागतम पिता भ्रमणाय मतलब पुत्र के साथ जो है पिता भ्रमण के लिए आया। यहाँ पे तृतीया का प्रयोग हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, तृतीया ये वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए बाड़े ने हता है, तो वही आपका है इंस्ट्रूमेंटल वाला, क्या सही करेंगे? साधकतमम कर्णम, तो रामय करेंगे कि रामस्य करेंगे, रामात करेंगे, रामेण करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे? राम अरे भाई तृतीया रामस्य लगाना आपको, बाणेन। तृतीया लगाइए फटाफट, तृतीया लगाइए। तो यहाँ पे रामेण हो जाएगा, रामेण बाड़ेन हतः बाली, राम ने जो है बाढ़ से बाली को मारा। हत्या की। राम ने बाढ़ से बाली को मारा। हाँ। अगला है देखिए वही आपका आ गया, कौन सा शब्द था वो, मध्वना कैसे करके था वो याद नहीं आ रहा, ध्वनि और बताइए क्या सही करेंगे यहाँ पे? एक देशे गिरी, एक देश तक पर्वत था, कोस, तो क्रोशम करेंगे, क्रोशस से करेंगे, उभव करेंगे, दवावेन करेंगे, क्या करेंगे? ये क्रोशस से कैसे आ गया? यहाँ पे क्रोशम होना चाहिए, एक देशे गिरी, क्रोशस से एक देशे गिरी। तो दुविधा में है ये मामला इसका, क्योंकि क्रोशम शब्द जो है अभी आया था इसके पहले, ये द्वितीया में ही, तृतीया में प्रयुक्त हुआ था, ये क्रोशम द्वितीया में प्रयुक्त हुआ था। इसको छोड़ दीजिए, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत में है ये। चलिए देखिए इसको बता दीजिए अब, क्रोशम क्रोशस से उभव और दवावेन। ये बस अंतिम प्रश्न आपका, जवाब दे दीजिए, छोड़ देता हूं मैं इसे अब। कोस भर पहाड़ है, इसका मतलब है कोस भर पहाड़, इसका मतलब क्या सही करेंगे यहाँ पे? तो इसका आप क्रोशम कर लेंगे सही यहाँ पे, क्रोशम, इसका आप कर लेंगे क्रोशम, कोस भर पहाड़ है। चलिए बाकी अब हम लोग कल पढ़ेंगे, तो आगे प्रश्न, आगे वाला प्रश्न हम कल करेंगे। अब कक्षा को यही समाप्त करते हैं। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और मेहनत करते रहिए, क्योंकि देखिए भाई परीक्षा में अगर आपको सही नंबर लेना है तो आपको हर विषय कुछ ना कुछ मेंटेन करनी है, आपको हर विषय पढ़ना आपको है। ऐसा नहीं मतलब महीना भर सोइए महीना भर जागिए, हर विषय आपको कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, मनोविज्ञान पढ़ना है, राजनीति पढ़ना है, मतलब हर विषय उठाते रहिए उसको, पढ़ते रहिए उसको, तभी बात बनने वाली। ऐसा नहीं बिल्कुल महीना भर छोड़ देंगे, पुनः अब जो है पूरा जीरो शुरू करना पड़ेगा आपको। मतलब महीना भर छोड़ना नहीं उसको है, लगातार उसको छूते रहना है, स्पर्श में रहना उसके। चलिए ठीक, क्लास हमारी यहीं तक आज। सभी लोगों को शुभ रात्रि।